15 अगस्त 1947 वह दिन जो प्रत्येक भारतीयों के लिए यादगार है, सम्मानीय है और इस गौरव को हर एक भारतीय को मनाना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसीएस पाठशाला पर और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके लिए एक पूरी टाइमलाइन हम लेकर के आए हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1857 की क्रांति से लेकर के और फ्रीडम तक, जो कि नॉलेज के लिए तो ज़रूरी है ही, व्यक्तियों को जानना ही चाहिए कि हमारे साथ हमारे देश की आज़ादी में कौन कौन सी घटनाएं हुई जो महत्वपूर्ण रही। ये परीक्षा उपयोगी भी साबित होंगी और अगर आप इस पूरी टाइमलाइन को पढ़ लेंगे तो आपको आपकी परीक्षा में बहुत मदद होने वाली है। तो चलिए, निश्चित तौर पर आज आप कहीं पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए ज़रूर जा रहे होंगे और नॉलेज में आज ये वीडियो देखिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी समझ के लिए भी और परीक्षाओं के लिए भी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारी शुरुआत आज के टाइमलाइन की होती है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति जो कि एक लैंडमार्क रहा, हमारे विरोध की शुरुआत मानी जा सकती है। हालांकि इसके पहले भी कुछ जगह विद्रोह हुए हैं, लेकिन 1857 की क्रांति से ही शुरू करने का कारण यह है कि 1857 की क्रांति ने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी और अंग्रेज़ों को एक तरीके से मजबूर होना पड़ा 1858 के अधिनियम को लाने के लिए। और जो शासन अभी तक यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, अब वह ब्रिटेन की सत्ता द्वारा किया जाएगा। इस बात का अगर कहीं से रूपरेखा तैयार होती है तो वो 1857 की क्रांति से होती है। आप देख रहे हैं, आपके लिए पढ़ने के लिए ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पर उपलब्ध है। आप चाहें तो टीसीएस पाठशाला एप्लीकेशन वो चैनल पे जा सकते हैं और ये मिल जाएगा। 1857 में जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसे 1857 का विद्रोह भी कहते हैं और वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। इसको लेकर के अलग अलग जो इतिहासकार हैं, अलग अलग जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनके अलग विचार हैं और जो अंग्रेज़ों के पक्षकार हैं उनके अलग विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि छुटमुट विद्रोह हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, कुछ लोग का कहना है कि कांग्रेस के लोगों का विद्रोह था, जहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम था या प्रथम स्वाधीनता या स्वतंत्रता संग्राम था, जैसा कि वीडी सावरकर जी ने कहा। बात जो भी रही हो, लेकिन एक बात बहुत समझने वाली है कि 1857 की क्रांति ने अंग्रेज़ों को परेशान कर दिया। यहाँ तक कि खुद उस समय के वायसराय रहे, उस समय के गवर्नर जनरल और पहले वायसराय जो बने लॉर्ड कैनिंग का कहना था कि अगर इस पूरे विद्रोह में जितनी भी देसी रियासतें हैं, उन्होंने प्रॉपरली सिंधिया का नाम लिया कि अगर सिंधिया परिवार जैसी देसी रियासतें भी क्रांतिकारियों का साथ दे रही होती तो शायद आज ही हमें बोरिया बिस्तर पैक करके वापस जाना पड़ता। ये उस समय के गवर्नर जनरल कह रहे हैं, जो कि पहले वायसराय भी हुए। तो आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि ये क्रांति कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं है। हाँ, इसकी सफलता और असफलता को लेकर के लोगों में आपस में मतभेद है। कुछ लोग का कहना है कि जिस उद्देश्य से किया गया था वो सफल नहीं हुआ, अलग अलग कारण बताए जाते हैं। पर यह एक महत्वपूर्ण तिथि है, महत्वपूर्ण सन है, जहाँ से हमारे लिए आज़ादी की मांग उठी और हमने अंग्रेज़ों का एक प्रखर विरोध, मुखर विरोध प्रारंभ किया। उसके बाद अगर हम लोग देखें 1857 की क्रांति के बाद, तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो आपको टाइमलाइन में याद होनी चाहिए वो 1875 होनी चाहिए, जब एक संस्था की स्थापना हुई है। इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 में कलकत्ता में। इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है किसके पास? शिशिर कुमार घोष। ये डायरेक्ट फैक्ट कई बार पूछ लिए जाते हैं कि स्थापना किसने करी और कब की है। तो शुरुआती चरणों में देखा जाए तो ऐसे जो संगठन हैं, ऐसे जो क्रांतिकारी संगठन हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपनी आज़ादी के बिगुल को बजाने में और क्रांतिकारियों के अंदर ऊर्जा भरने में, जिससे कि वह अंग्रेज़ों का विरोध कर सकें, उस कड़े शासन व्यवस्था का विरोध कर सकें जो हम पर यह कहते हुए शासन जीवन भर करते रहे या जितने दिनों तक किए कि द पीपल ऑफ इंडिया आर बारबेरिक एंड अनसिविलाइज्ड, और हमारा भारत में रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम भारतीयों को सभ्य बना सकें। ऐसे कहने वाले लोग दमनात्मक कार्यवाही करके भारत में बने हुए थे। तो ऐसी संगठन जो थे उनको मनोबल देते थे, उनको ऊर्जा देते थे और वह विरोध कर पा रहे थे भारत का, भारत में रह रहे अंग्रेजों का।
चलिए तीसरी जो घटना आपको याद होनी चाहिए, तीसरा जो लैंडमार्क आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए बच्चे, ये 1878 जिसमें एक एक्ट आया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था, प्रेस अधिनियम आया, ये कब आया था, तो उसका भी उत्तर आपके सामने 1878 में आया था। और दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिटन थे। कई बार ना बच्चों को समस्या होती है कि लॉर्ड लिटन थे या लॉर्ड रिपन थे, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लॉर्ड लिटन ले आए थे और लॉर्ड रिपन ने रिपील कर दिया था, मतलब इस एक्ट को उन्होंने खत्म कर दिया था। तो ये एक एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसके द्वारा ब्रिटिश नीतियों की जितने भी पेपर आलोचना कर रहे थे उन सभी पेपरों को छपने से रोक देना था। मतलब भारत में बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं थी जो अंग्रेजों की सत्ता का, अंग्रेजों के शासन व्यवस्था का विरोध करती थी और खुल करके किया करती थी। हिंदी में छपते थे अखबार, उर्दू में छपते थे, मराठी में छपते थे, लेकिन इस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि केवल अंग्रेजी में ही अखबार छपेंगे। और अंग्रेजी में अखबार छपने के कारण जितने भी नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन थी, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक बात याद रखिएगा, इसी समय एक पत्रिका है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो रातों रात जो है वो अंग्रेजी में छपने वाली पत्रिका बन गई थी, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ये अपनी परीक्षा के लिए आप याद रखेंगे। सो टाइमलाइन में हम तीसरी बात पर चर्चा कर चुके हैं, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा उनके शासनकाल में आया हुआ था। अगली जो घटना आपको टाइमलाइन में याद रखनी है वो डेट आपको याद रखनी चाहिए 1882। और अगर 1882 में चर्चा करें तो हम बात करते हैं हंटर आयोग की या हंटर कमीशन की। बात अगर हंटर कमीशन की आती है तो मैं आपको इसके पहले जब एक वीडियो बना रहा था वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसकी जांच के लिए भी हंटर कमेटी बनती है, हंटर कमीशन बनता है, लेकिन वह 1919 में बनता है। और ये जो हंटर कमीशन है ये बना हुआ है 1882 में, एंड इट इज़ रिलेटेड विद एजुकेशन। ये शिक्षा से संबंधित एक कमीशन है और जिसमें 1857 की क्रांति के बाद जब यह फील किया गया कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए तो उसी की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था 1882 में। और यह शिक्षा से संबंधित कमीशन है, यह प्रमुख बात है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, जरूरी है। जब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आप जैसे 1857 पढ़ेंगे वैसे ही आप 1875 पढ़ेंगे, वैसे ही आप 1878 पढ़ेंगे और उसके बाद आपको 1882 का हंटर कमीशन याद हो जाएगा। ऐसे इसको पढ़ना है, साथ में लिखते भी चलें। अगर लिखते चलेंगे तो डॉट्स ना ऐसी कनेक्ट हो जाएंगी कि आपको 1857 से लेकर के 1947 तक परीक्षा उपयोगी जितनी बातें हैं ना वो फिंगर टिप पे आपको याद होंगी। लगभग मान के चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। तो आज के दिन मतलब हम 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जब यह बात कर रहे हैं तो आज हम आपको याद दिला रहे हैं उन सभी घटनाओं के बारे में जो ज़रूरी भी है जानना और साथ में परीक्षा उपयोगी भी हैं। तो दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जिन्हें परीक्षाएं नहीं देनी है उनके लिए नॉलेज के लिए, और जिनको परीक्षाएं देनी है उनका तो दो बेनिफिट हो रहा है। एक तो नॉलेज भी मिल रही और दूसरा जो है उनके परीक्षा में भी ऐसी बहुत सारी बातें मिलेगी। कनेक्टिंग डॉट्स में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग बात करते हैं अगले लैंडमार्क की, मतलब हम 1888 की बात कर रहे हैं। और 1888 में एक विवाद खूब चर्चा में आया था। लॉर्ड रिपन के बारे में आप सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि लॉर्ड लिटन जो इल्बर्ट बिल लेके आए, लॉर्ड लिटन जो है जो प्रेस अधिनियम लेके आए थे उसको लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था। तो उन्हीं गवर्नर के शासनकाल में जो है एक और बिल आया है जिसका नाम है इल्बर्ट बिल। वैसे ये काफ़ी चर्चा में या विवाद में कहिए रहा कि इल्बर्ट बिल के द्वारा एक प्रावधान करना था कि इल्बर्ट, अभी तक क्या था ना इल्बर्ट बिल के पहले, कि जो भारतीय जज हुआ करते थे उन्हें विदेशियों मतलब अंग्रेजों के का वो क्या कहते हैं केस को सुनने की अनुमति नहीं थी। मतलब अगर कोई आरोपी इंग्लिश है तो उसकी सुनवाई भारतीय जज को नहीं अधिकार था, लेकिन इल्बर्ट बिल के द्वारा यही अधिकार भारतीयों को भी देने का प्रयास था। इसी को लेकर के जो अंग्रेज यहाँ पर थे उनका विरोध हो गया कि भारतीय लोग अब जजमेंट देंगे हमारे केसेस में। तो इसी को इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जाना जाता है। बहुत विवादास्पद स्थिति बन गई। अंत में ये बिल को जो है वापस लेना पड़ा। हालांकि इस बिल का मुख्य उद्देश्य था समानता स्थापित करना, लेकिन इस बात से नाराज
अंग्रेजों के द्वारा जब विरोध हुआ तो इस बिल की वापसी हुई, और वापसी के दौरान जो समझौता हुआ उस बिल से, उस समझौते से यह बिल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, ऐसा मान लीजिए। लेकिन यहाँ से एक चीज़ थोड़ी सी भारत के पक्ष की हुई कि यहाँ से थोड़ा सा एक सुगबुगाहट हुई कि हम जो है भारत के लिए एक पार्टी की स्थापना की बात करते हैं। मतलब 1884 में इस बात की थोड़ी सी बात होती है कि हम भारत के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन की शुरुआत करेंगे या उसका गठन करेंगे। इसके बाद निश्चित तौर पर हमारे पास एक बहुत बड़ा लैंडमार्क आता है। मतलब कनेक्टिंग डॉट्स में 1885 को जब आप पढ़ते हैं तो 1885 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सर A.O. ह्यूम, और वही भारत में आते हैं और वो जो है आकर के क्या करते हैं, भारत में एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और 1885 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कौन करता है? A.O. ह्यूम करते हैं, जिनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कौन है? मतलब पेपर ये भी पूछ रखा है ये कौन है, तो ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। ये ICS ऑफिसर है। जैसे IAS ऑफिसर अभी होते हैं वैसे पहले ICS ऑफिसर हुआ करते थे और रिटायर्ड ICS ऑफिसर हैं। यही जो है एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिसे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी जो पहली बैठक होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वैसे तो ये पुणे में होनी थी, लेकिन वहाँ पर महामारी फैल जाने के कारण यह बैठक जो होती है वो बॉम्बे में होती है। बॉम्बे का एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, उसी में होती है। और पहली बैठक में कुल 72 प्रतिनिधि ऐसे थे जिन्होंने इस बैठक में अपनी सहभागिता निभाई थी, मतलब शामिल हुए थे। अगर बात किया जाए कि उस समय के वायसराय कौन थे जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और जो पहली बैठक हुई थी ना बच्चे, उसके जो महासचिव थे वो A.O. ह्यूम थे। और अगर पूछा जाए जो पहली बैठक थे उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसके जो अध्यक्ष हैं वो WC बनर्जी थे, वोमेश चंद्र बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में जो है ये पहली बैठक हुई थी। तो कनेक्टिंग डॉट्स में हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पर? 1885 में। अगर आप ऐसे याद करिए तो हमने 1857 की क्रांति बताई, फिर 1875 की बात करी। ठीक है, संगठन की स्थापना करवाई, इंडियन क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस लीग, मतलब हम लोगों ने बात किया था। सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें 1875 में, मतलब कि हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? इंडियन लीग की बात कर रहे थे। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़े तो 1875 में पहुंचे, 1875 के बाद आगे बढ़े तो 1878 में पहुंचे। 1878 का मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, प्रेस अधिनियम की। फिर हम लोग पहुंचे 1882 में। 1882 में क्या हुआ था? एक आयोग बना था जिसे आप हंटर आयोग, शिक्षा से संबंधित आप उसके बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जैसे ही 1875 से आगे बढ़ते हैं 78 के बाद तो 1882 हो जाता है। फिर 1888 में इल्बर्ट विवाद हो जाता है बिल, और 1884 में हमको क्या कहते हैं, कांग्रेस की स्थापना के संकेत मिलते हैं और 1885 में हम लोग कांग्रेस की स्थापना कर लेते हैं। मुझे लगता है कनेक्टिंग डॉट्स में रिवीजन अगर करना है तो आसानी से जो है फिंगर टिप पे इन बातों का रिवीजन आप कर सकते हैं। प्रमुख बातों में ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति और 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1878 में जो है प्रेस अधिनियम, 1882 में हंटर कमीशन, और अगर हम लोग देखें तो 84 में हमको एक संकेत मिला था क्या करने का, कि कांग्रेस की स्थापना होगी। और 1882 के बाद 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आगे बढ़ते हैं तो 1885 के बाद हमारे पास एक नया टाइमलाइन आता है 1897। 1897 में क्या हो रहा है? एक रामकृष्ण मिशन, एक ट्रस्ट है, उसकी स्थापना हो रही है। किसने करी हुई है? स्वामी विवेकानंद जी ने करी हुई है। कब हो रही है? बहुत ज़रूरी है। रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना 1897 में हो रही है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता? स्वामी विवेकानंद मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको बहुत सारे क्रांतिकारियों ने पढ़ा। वैचारिक रूप से ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। ऐसा माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी के जो है वो चेले हैं, और अगर विचारों में देखा जाए तो ये रामकृष्ण परमहंस थे, और अगर शरीर में देखा जाए तो ये नरेंद्र दत्त अथवा स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को इन्होंने
यथार्थ रूप में उतारा है इस मिशन के द्वारा। तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। फिर उसके बाद हम लोग चले आते हैं इतिहास के पन्नों पर उस तारीख में जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ है, मतलब 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा है और बंगाल का विभाजन कर रहे हैं कौन? लॉर्ड कर्जन करेंगे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है वो उसकी घोषणा तो 19 जुलाई को करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि किस दिन जो है ये लागू होता है तो बंगाल विभाजन लागू होता है 16 अक्टूबर 1905। स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि बंगाल जो है वो राष्ट्रवाद का केंद्र बन चुका है, और बंगाल जब राष्ट्रवाद का केंद्र बन चुका है तो इसमें सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है अंग्रेजों को। तो उस समय के जो वायसराय हैं, जो 1899 में आए हैं, लॉर्ड कर्जन, वो एक सिफारिश करते हैं कि अगर बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया जाए इस प्रकार से कि पहला विभाजन भाषा के आधार पर हो जाए, दूसरा धर्म के आधार पर हो जाए, मतलब पूर्वी बंगाल में जहां पर मुस्लिम बाहुल्य संख्या है, वैसे ही पश्चिमी बंगाल में जो है वो हो जाए क्या? हिंदू बाहुल्य हो जाए। दूसरी बात है, पश्चिमी अगर बंगाल में देखा जाए तो उड़िया बोलने वाले, बिहारी बोलने वाले और बंगाली बोलने वाले, एक तरीके से ऐसा विभाजन किया गया कि पहली बात तो ये भाषा के आधार पर लड़ सकते हैं, नहीं लड़े तो धर्म के आधार पर लड़ सकते हैं। एक तरीके से राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए ये 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक और चीज़ समझा कि किस प्रकार से जो है बंगाल का विभाजन हुआ। और बंगाल आज वाला बंगाल नहीं है, मैं उस समय के बंगाल की बात कर रहा हूं जो एक बड़ा प्रांत हुआ करता था। उस समय पूरा भारत 3 प्रेसिडेंसियों में बटा हुआ है, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इतना बड़ा बंगाल है जिसमें पूरा बिहार है, उड़ीसा है, थोड़ा सा एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ वाला भी है, और ये पूरा का पूरा बांग्लादेश सहित पूरा का पूरा बंगाल है। ये पूरा प्रांत बड़ा सा हुआ करता था। इसके आगे की टाइमलाइन 1906 में आपको याद होनी चाहिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। जब हमारे यहाँ बंगाल विभाजन हो जाता है और बंगाल विभाजन सफल होता नहीं दिखता है, तो जब नए वायसराय आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो बंगाल विभाजन को सफल करने के लिए और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े ऐसी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई 1906 में, जिसकी स्थापना पहली बैठक कराची में होती है 30 दिसंबर 1906 को। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि किसने क्या कहते हैं इसके स्थापना में मदद किया था, तो एक ढाका के नवाब हैं जिनका नाम है सलीम उल्लाह खां। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे, तो आगा खान का नाम आता है। ठीक है, जिनका नाम है सुल्तान मोहम्मद शाह या आगा खान तृतीय। कई बार प्रथम, द्वितीय और तृतीय करके पूछ लेता है, तो वो आगा खान तृतीय थे। जबकि अगर देखा जाए संस्थापक सदस्यों में कई लोग के नाम आते हैं, जैसे ख्वाजा सलीमुल्लाह मतलब ढाका के नवाब साहब, विकारुल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी। ऐसे ये लोग हैं संस्थापक सदस्य। अगर कभी भी इनमें से किसी का ऑप्शन में नाम रहता है और बाकी लोगों का ना रहे, तो उन्हें विकल्प के तौर पर सही माना गया है कुछ परीक्षाओं में। तो इस तरीके से बंगाल के राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव आया। उससे उसको और मजबूती देने के लिए कि बंगाल का विभाजन हो ही जाए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर दी गई। किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो के द्वारा, जो कि आफ्टर देखा जाए लॉर्ड कर्जन के जाने के बाद लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बन करके आते हैं। ये बात ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वह खत्म हो जाता है और भारत में जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है। और तब भारत में जो पहले गवर्नर जनरल आया करते थे, अब उन्हें वायसराय के नाम से जाना जाएगा। वायसराय जो होंगे वो कौन होंगे? वो ब्रिटेन की संसद के प्रतिनिधि कहलाएंगे, जबकि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कंपनी के प्रतिनिधि कहलाते थे। ठीक है, कुछ और परिवर्तन थे, बट अब उतनी डिटेल में जाकर के फिर डॉट्स को कनेक्ट करने में इशू होगा। फिर 1906 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 1907 के पास। 1907 एक बड़ा कनेक्टिंग डॉट्स का काम इसलिए करेगा कि जिस समय 1905 में बंगाल विभाजन होता है, उस समय कांग्रेस में एक नए वर्ग का जन्म हो रहा होता है, जिसे आप गरम दल कहते हैं। मतलब कांग्रेस की विचारधारा में थोड़ा सा टकराव कह सकते हो या मनभेद कह सकते हो। नरम दल और गरम दल, मतलब गरम दल ऐसे लोग जो अंग्रेजों को अच्छा नहीं मानते हैं, जो अंग्रेजों को भारत से भगा देना चाहते हैं, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि अंग्रेज भारत को आज़ाद कर दें तभी बढ़िया है, अंग्रेजों का भारत में रहना बेहतर नहीं है। ऐसी विचारधारा को रखने वाले गरम दल के लोग हैं जो चाहते हैं कि पूर्ण स्वराज मिले। वहीं पर कांग्रेस में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों को पढ़ा लिखा और बेहतर मानते थे, जो ये मानते थे कि अंग्रेजों का भारत में रहना भारत के भविष्य के लिए बढ़िया है और उन्हें रहना चाहिए, जो अर्ध स्वराज की मांग तो करते थे लेकिन कभी पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करते थे। ऐसे लोगों को कांग्रेस में नरम दल कहा गया।
तो कांग्रेस में गरम दल का एक नया जन्म हो रहा है और गरम दल के लोग ही जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है और वह 16 अक्टूबर को लागू हो जाता है, तो जब बंगाल विभाजन की 19 जुलाई में घोषणा होती है, उसी के कुछ दिन बाद 7 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया जाता है और वह आंदोलन जो है वो गरम दल प्रमुखता से चलाता है। हालांकि समर्थन जो है वो नरम दल भी करता है। लेकिन जब बंगाल विभाजन घोषित हो जाता है, मतलब 16 अक्टूबर को लागू हो जाता है, तो इसी बात को लेकर के नरम दल और गरम दल में मतभेद हो जाता है। नरम दल ऐसा चाहता है कि विरोध केवल बंगाल में किया जाए, जबकि गरम दल चाहता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनका पूरे भारत में विरोध किया जाना चाहिए। जब इस बात को लेकर के थोड़ी सी खींचातानी की स्थिति आ जाती है, थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वही डिफरेंस बहुत स्पष्ट हो जाता है कहाँ पर, 1907 में। क्योंकि जहां पर गरम दल यह प्रयास कर रहा है कि पूरे भारत में आंदोलन चले, बंग भंग आंदोलन, वहीं पर नरम दल इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि गरम दल वालों को अपने इरादे में सफल नहीं होने देना है। हालांकि इरादों में सफल होने के लिए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, मतलब मैं गरम दल के लोगों की बात कर रहा हूं, उन्होंने प्रयास किया था कि कांग्रेस की अध्यक्षता हमारे हाथ में आ जाए। तो बनारस के अधिवेशन में वो प्रयास करते हैं, लेकिन बनारस का अधिवेशन 1905 में जब होता है तो उसके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, और गरम दल फिर से अध्यक्ष नहीं बन पाता। फिर उसके बाद 1906 का जब कलकत्ता अधिवेशन होता है तो फिर से गरम दल अध्यक्ष बनना चाहता है। अध्यक्ष वह इसलिए बनना चाहता है ताकि बंगाल विभाजन का विरोध पूरे देश में किया जा सके, लेकिन नरम दल वालों ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष घोषित कर दिया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का, और यहां से फिर से गरम दल वालों को मौका नहीं मिला। वो 2 बार का गुस्सा 1907 में एक बड़ा कारण बन जाता है, और 1907 में भी गरम दल चाहता है कि हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है, उस सूरत अधिवेशन में जो है वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसको? रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया जाता है। इस बात से नाराज है लोग, और कहा जाता है कि उसमें कुछ लोगों ने रास बिहारी घोष के ऊपर जूता फेंक कर मार दिया, और इसकी वजह से दोनों में आपस में बड़ी लड़ाई हुई, और इसीलिए इस विभाजन को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। सूरत विभाजन में क्या होता है कि नरम दल के लोग जो थे उन्होंने गरम दल के लोगों को भगा दिया कांग्रेस से, और कहा कि अब आपका कांग्रेस में कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि इसी को बोलते हैं कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई, और कांग्रेस में नरम दल ने गरम दल को निकाल दिया। अगर देखा जाए इसके बाद 1907 में 1908 में एक बड़ी घटना होती। बड़ी घटना क्या, सारे कनेक्टिंग डॉट्स हैं, मतलब कि हम बात कर रहे हैं 1857 से लेकर के 1947 तक की, और हम पहुंच चुके हैं कहां पर, 1908 में, जहां पर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। 1906 में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, और 1907 में सूरत का विभाजन हो गया है। तो ऐसे ही कनेक्टिंग डॉट्स करके चलेंगे। लास्ट में जाते जाते मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा 1857 से लेकर के कहां तक, 1947 तक। ठीक है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, कहानी तो आपको समझ में आ ही जाएगी, साथ में इसके बाद अगर कोई बुक पढ़ेंगे तब पर भी आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, और जिनको एग्जाम नहीं देना है, कम से कम उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये घटनाएं हुई थी, और इस तरह से जो है हम आज़ादी की ओर बढ़े थे। तो 1908 में क्या होता है कि एक कांड होता है 1908 में, मतलब एक जज साहब हैं जिन पर बम फेंक दिया जाता है। जज साहब कौन है? किंग्सफोर्ड है, और ये मुजफ्फरनगर के जज थे। इन्होंने निर्णय कुछ ऐसा दिया था जिससे कुछ लोग बड़े नाराज थे। ठीक है, और 2 लोग क्रांतिकारियों में प्रमुख नाम है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी करके 2 व्यक्ति हैं, और इन्होंने जो है किंग्सफोर्ड जज साहब की गाड़ी पर बम फेंक दिया है। दुर्भाग्य यह है कि उस दिन जज साहब उस गाड़ी में नहीं है, बल्कि इनके दोस्त के, कैनेडी इनका दोस्त था, उनकी वाइफ और उनकी बेटी उस गाड़ी में बैठी हुई थी, और उस बम से जो है उन दोनों महिलाओं की डेथ हो जाती है। एक तरीके से वो निर्दोष थी, मारा जाना किसको था? किंग्सफोर्ड को, लेकिन उनके दोस्त थे कौन? कैनेडी, और कैनेडी की वाइफ और 13 वर्ष की बेटी जो है उनकी डेथ हो जाती है। और इस तरह से जो है इन दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें से प्रफुल्ल चाकी जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं, खुद ही मर जाते हैं, और खुदीराम बोस को क्या हो जाती है? फांसी हो जाती है, फांसी की सजा हो जाती है। और इस पूरे बम कांड को ही कहा जाता है अलीपुर षड्यंत्र। इसका मतलब है, आप कैसे याद कर सकते हैं? आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1908 में अलीपुर षड्यंत्र हुआ है।
और अलीपुर षड्यंत्र में किसके ऊपर बम फेंका गया है? किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरनगर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया है। हालांकि उनके मित्र कैनेडी की वाइफ और बेटी की डेथ हो गई है। ठीक है, तो उन्हें इस तिथि को जो है मुजफ्फरनगर में फांसी दे दी जाती है और एक लोग जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए 1908 का अलीपुर षड्यंत्र जरूरी हो जाता है। 1909 में क्या होता है? इस समय के भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड मिंटो हैं। और लॉर्ड मिंटो एक सुधार ले आते हैं जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा सुधार? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें जो प्रमुख बात थी वो ये था कि कुछ सुधार के साथ साथ इन्होंने एक बात कही कि पृथक निर्वाचन होना चाहिए मुस्लिमों के लिए। ये प्रमुख बात थी जो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, कुछ तो सुधार की बात करी ही, लेकिन उन्होंने जो है पहली बार लिख करके दिया सांप्रदायिकता, कि कुछ सीटें ऐसी होंगी जिन पर खड़े होने वाले लोग भी मुस्लिम होंगे और कुछ सीटें ऐसी होंगी कुछ सीटें ऐसी होंगी जिन पर खड़े होने वाले उम्मीदवार भी मुसलमान होंगे और उन पर मत देने का अधिकार भी मुस्लिमों को ही होगा। एक तरीके से ये धर्म का कार्ड खेलना चाहते हैं, जिससे कि जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और आज तक सफल नहीं हो रहा है वो सफल हो सके, और इन्होंने जो मुस्लिम लीग बनाई है वो भी सफल हो सके। 1909 में 9 के बाद अगर कनेक्टिंग डॉट्स में आगे चलें तो हमें एक सन मिलता है 1910। 1910 में एक प्रेस अधिनियम आता है। अगर आपको थोड़ी सी पीछे की इंफॉर्मेशन बताऊं तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के समय में, जो आगे चल करके लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया था? रिपील कर दिया था। कुछ वैसे ही अधिनियम की फीलिंग इस वाले अधिनियम से आती है। एक तरीके से जो है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था वैसे ही ये अधिनियम आया, और वो भी इसलिए ताकि राष्ट्रवाद को बंगाल में जो बढ़ रहा था उसको कमज़ोर किया जा सके। आपने 1905 के समय से ही देखा है कि लगातार बंगाल जो है वो राष्ट्रवाद का केंद्र बनता जा रहा था, और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने यह प्रावधान लाया है, क्योंकि राष्ट्रवाद में प्रमुख भूमिकाएं जो थी वो पत्राचार की थी या मैगजीन्स की थी, न्यूज़पेपर्स की थी, और उन पर प्रतिबंध लगाने का ये एक तरह से अधिनियम है 1910 का। अगर 1910 के बाद अगली बात करें तो 1911 में जो है एक बड़ी बात होती है दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार का जब आयोजन हो रहा है तो उस समय सम्राट जो है ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम हैं, और वो अपनी वाइफ के साथ आते हैं जिनका नाम है क्वीन मैरी। और इस समय भारत में जो वायसराय हैं उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग जो है वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो है एक दरबार का आयोजन करते हैं जिसका नाम है दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार के आयोजन में जब जॉर्ज पंचम आते हैं तो ये दो प्रमुख घोषणाएं करते हैं। एक घोषणा जो ये करते हैं वो ये करते हैं कि भारत में जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था वो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। और दूसरी घोषणा जो करते हैं दिल्ली दरबार में वो ये होती है कि जो राजधानी भारत में कलकत्ता में हुआ करती थी वो राजधानी बदल करके जो है वो दिल्ली चली जाएगी। एक तरीके से ये मुस्लिम अपीजमेंट का या मुस्लिम लीग अपीजमेंट का स्टंट था, क्योंकि वैसे भी बंगाल विभाजन सफल हो नहीं रहा था, खर्चे गए थे बड़ अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों ने सोचा कि कम से कम बंगाल विभाजन को रद्द करके कुछ सेविंग कर ली जाए। और क्योंकि उन्होंने बंगाल विभाजन को सफल करने के लिए मुस्लिम लीग बनवाई थी तो उन्हें खुश करने के लिए राजधानी परिवर्तन की घोषणा यहाँ पर की जाती है। एक बात ध्यान रखने की यहाँ आवश्यकता है कि पेपर पर ही विभाजन हुआ था, तो पेपर पर ही जो है वो रद्द हो गया। तो 1905 का जो विभाजन था 1911 में रद्द की घोषणा भी हुई और 1911 में ही लागू हो गया। लेकिन राजधानी परिवर्तन में तो समय लगेगा, तो इसलिए राजधानी परिवर्तन जो है वो अगले वर्ष मतलब 1912 में होती है। इस बात का ध्यान रखना। जबकि राजधानी परिवर्तन की घोषणा जो है वो दिल्ली दरबार 1911 में होती है। इसी से अगर आगे बढ़े तो ध्यान रखेंगे जब 1912 में राजधानी परिवर्तन हो रही होती है तो उसी समय चांदनी चौक मतलब दिल्ली के पास एक जगह है चांदनी चौक, और वहीं पर चौराहे पर जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया जाता है जो कि हाथी से जा रहे होते हैं। और लॉर्ड हार्डिंग पर जब बम फेंका जाता है तो लॉर्ड हार्डिंग तो घायल होते हैं, लेकिन उनके अंगरक्षक जो हैं आयरिस्ट की मृत्यु हो जाती है, और इस कांड को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। आपने 1908 का अलीपुर षड्यंत्र देखा था और 1912 में दिल्ली षड्यंत्र हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया है। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा देश में भी और विदेशों में भी।
1913 में जो लाला हरदयाल के नेतृत्व में, या कहा जाए कि सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन का गठन होता है जिसे गदर पार्टी कहते हैं, वह इस घटना से बहुत ज़्यादा प्रेरित होती है। बाकी कहानी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। 1912 के बाद 1913 में आपने गदर पार्टी की बात कर ली। अगर 1914 में कनेक्टिंग डॉट्स में देखें तो 1914 में लैंडमार्क है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, वर्ल्ड वार हो चुका है। 1915 अगर हम लोग देखें तो भारत में एक गांधी, मतलब भारत में एक महान व्यक्तित्व का एंट्री हुआ है जिसे आप बोलते हैं महात्मा गांधी, 9 जनवरी 1915। अगर उसके बाद एक कनेक्टिंग डॉट्स में ज़रूरी समय है तो वो किसका है, वो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है। बहुत ज़रूरी अधिवेशन है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और 1916 में ही एक और घटना हुई है जिसके स्लाइड आपके सामने है, होम रूल लीग की स्थापना। समझने के लिए थोड़ा सा पीछे की कहानी सुननी पड़ेगी कि 1908 में जब अलीपुर षड्यंत्र हुआ और 1907 में उसके एक वर्ष पहले जब सूरत विभाजन हो गया था और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी, उसी दौरान 1908 में एक अधिनियम आया था जिस अधिनियम का नाम था राजद्रोह अधिनियम। और राजद्रोह अधिनियम के तहत तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल, मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया है। तिलक 6 वर्ष बाद, 8 के बाद अगर देखा जाए तो 1914 में तिलक जो है वो वापस आते हैं। और तिलक जब वापस आते हैं तो वो कांग्रेस में शामिल होने का प्रयास करते हैं, पर कांग्रेस में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। और तब जब तिलक को शामिल नहीं किया जाता है तो तिलक जो है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए अपने लोगों के संपर्क में चले जाते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक महिला से होती है जिन्हें आप एनी बेसेंट के नाम से जानते हैं, जो कि आयरलैंड से आई हुई एक महिला है। और एनी बेसेंट और तिलक के विचार मैच करते हैं, या यूं कहिए कि एनी बेसेंट तिलक के विचारों से काफ़ी प्रभावित होती हैं। और तिलक का जो स्वराज का उद्देश्य था उसमें सहयोग करने के लिए एनी बेसेंट ने ही तिलक जी से कहा था कि आप चाहें तो हमारे देश आयरलैंड में एक होम रूल लीग चलती है और उस होम रूल लीग की तरह आप अपने देश में भी चला सकते हैं जिसका उद्देश्य है स्वराज प्राप्त करना। तो होम रूल लीग की शुरुआत 2 लोग भारत में करते हैं। एक तो तिलक ने करी थी अप्रैल 1916 में, और एक एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था जो कि सितंबर 1916 में किया गया था। प्रश्न यह भी बनता है कि ये जो होम रूल लीग थी किस देश के तर्ज पर बनी थी, तो आयरलैंड के। और कितने लोगों ने शुरू किया है, तो तिलक ने पहले और एनी बेसेंट ने बाद में। अगर इसका थोड़ा सा और भी बात किया जाए तो इस बात पर ध्यान रख सकते हो आप कि जो तिलक की एनी बेसेंट है वो सीमित क्षेत्रों में काम करती है, जबकि एनी बेसेंट का क्षेत्र तिलक की तुलना में बड़ा है। अगर यहां पर देखें तो होम रूल लीग की स्थापना जो है वो कहां पर हो रही है, तिलक की बेलगांव एक जगह है कर्नाटक में, वहां से जो है होम रूल लीग की स्थापना हो रही है। हालांकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो पुणे होता है। तिलक की होम रूल लीग का हेडक्वार्टर कहां होगा, पुणे होगा, जबकि एनी बेसेंट की होम रूल लीग का हेडक्वार्टर कहां होगा, वो मद्रास में अदयार नाम की जगह पर होगा। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। कल अगर कोई पूछे कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई तो आप बताएंगे 1916 में हुई। अगर पूछे किसने किया है तो 2 व्यक्तियों ने किया है। कोई पूछे पहले किसने करा है तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किया है। कोई पूछे इनका हेडक्वार्टर कहाँ है तो आसानी से आप बता सकते हैं। कोई पूछे किसका क्षेत्र सीमित था तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए, बॉम्बे को छोड़ करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बेरार नामक जगह पर तिलक की होम रूल लीग चलती है। बाकी बॉम्बे पर और बाकी भारत पर जो है वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग प्रभाव में रहती है। तो इस तरह से आपने देखा, तिलक ने एक नारा भी दिया है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो होम रूल लीग जो है एक तरीके से स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से चलाई गई 1916 में, एक जरूरी संगठन है। हालांकि यह बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है। ठीक है, आगे चल करके एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा, अशांति का पिता कहा, जिसकी वजह से तिलक को उनके खिलाफ मानहानि का केस करना पड़ता है। और तिलक जब इस केस को लड़ने के लिए ब्रिटेन जाते हैं तो यहाँ पर होम रूल लीग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और होम रूल लीग अचानक से समाप्त हो जाती है। 1916 में ही एक प्रमुख घटना हुआ है जिसे आप लखनऊ अधिवेशन कहते हैं, लखनऊ समझौता कहते हैं। कांग्रेस की जो बैठकें होती थी प्रतिवर्ष में, उसमें से कुछ बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं बैठकों में से एक लखनऊ अधिवेशन है 1916।
और लखनऊ अधिवेशन 1916 में दो बड़ी बातें हो रही हैं। एक, जो नरम दल और गरम दल 1907 में अलग हुआ था वो फिर से एक हो रहा है। इसका मतलब जो उदारवादी लोग हैं और जो कट्टरपंथी लोग हैं, इन दोनों का एक तरीके से पुनर्मिलन हो रहा है, मतलब दोनों फिर से एक हो रहे हैं। दूसरी बात, पहली ऐसी बैठक होगी जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मंच को साझा करेगी, या इसी को कह सकते हैं इट इज़ द सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, या यह अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक संयुक्त अधिवेशन है। पहली बार उन्होंने मंच साझा किया है। इसे हिंदू मुस्लिम एकता का भी अधिवेशन कहा जाता है 1916 में। प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्योंकि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक की वापसी में काफ़ी प्रयास किया था एनी बेसेंट जी ने, इसीलिए एनी बेसेंट जी को इसके आगे मतलब 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी कांग्रेस की। जबकि अगर प्रश्न पूछेगा कि पहली भारतीय महिला कब है, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी बनेगी। ठीक है, तो 1916 में ये डॉट्स, कनेक्टिंग डॉट्स में ये टॉपिक जरूरी था। 1916 के बाद एक जरूरी बात 1917 में, दो प्रमुख जरूरी बातें हैं। 1917 में बहुत फेमस है चंपारण सत्याग्रह। एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जी जो है वो गांधी जी से निवेदन करते हैं कि आप जो है चंपारण बिहार की नाम की जगह पर आइए, और वहाँ पर मजदूर काफ़ी परेशान हैं। ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती है और उसका दाम ठीक से नहीं दिया जाता। 3/20 भाग पर उन्हें ज़बरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती है, और इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। गांधी भी 1915 से भारत में आए थे और उन्हें तलाश थी किसी एक आंदोलन में जहां से शुरुआत कर सके। उन्हें इस बात की जांच भी करनी थी कि जो प्रक्रिया आंदोलन करने की हमारी अफ्रीका में थी, क्या वही प्रक्रियाएं यहां पर भी चल पाएंगी। तो इस तरीके से उन्हें एक अवसर मिलता है। राजकुमार शुक्ल जी उन्हें आमंत्रित करते हैं और 1917 में जाते हैं गांधी कहां पर, चंपारण नाम की जगह पर, और जहां पे गांधी जी के इंटरफेयर की वजह से वहां की सरकार को अपने कदम पीछे लेना पड़ता है और 3 कठिया पद्धति को समाप्त करना पड़ता है। एक तरीके से गांधी का पहला ट्रायल मैच सफल रहा। 1916 के बाद, 1917 के बाद अगर 1918 में देखा जाए तो गांधी ने 2 और ट्रायल मैचेस खेले। ट्रायल मैचेस का मतलब है प्रयास किया कि आंदोलन का प्रक्रिया वही चलेगा कि नहीं चलेगा। एक खेड़ा आंदोलन और एक अहमदाबाद मिल का केस। और इन तीनों सफल आंदोलनों ने एक बात तो सिद्ध कर दिया कि गांधी की जो प्रक्रिया, सत्याग्रह की मांग हो, चाहे भूख हड़ताल हो, ठीक है, और चाहे तो हम बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, तो ये तीनों जो प्रथा गांधी की पहले से चला करती थी, आंदोलन की प्रक्रिया थी, वह सफल साबित होती है। और इस तरीके से गांधी के तीनों ट्रायल मैचेस जो हैं वो गांधी जीत जाते हैं, और इसी का आधार बना करके गांधी आगे के आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं। 1917 के बाद 1918 में एक लेबर यूनियन का, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना हो रही है। अगर कहा जाए तो पहली संगठित मजदूर यूनियन में से एक है, जिसके संस्थापक का नाम कई बार पूछा जा सकता है, कल्याण सुंदरम मुदलियार। तो 1918 के दौरान ये भी ध्यान रखेंगे, और 1918 के दौरान एक बात और ध्यान रखेंगे कि अहमदाबाद मिल का केस हुआ था, मिल ओनर का केस, और साथ में जो है एक और केस हुआ था जिसे आप खेड़ा आंदोलन कहते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, आप कमेंट में बताइए। 3 आंदोलन है आपके पास, एक चंपारण है, एक खेड़ा है और एक अहमदाबाद मिल है, मिल ओनर का केस। इन तीनों को क्रम से व्यवस्थित करिए। पहले कौन था, फिर बाद में कौन था, फिर बाद में कौन था। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट जरूर करिए, नहीं आता तो पता करके करिए, बट कमेंट में इसका उत्तर जरूर आना चाहिए। 1919 में अगर हम लोग बात करें तो 1919 बहुत हिस्टोरिकल, बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। 1919 में अगर देखा जाए तो एक सुधार आया है, जिस सुधार का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। एक तरीके से कहा जाता है कि संविधान की शुरुआत भारत में इसी अधिनियम से होती है। काफी मांगों के बाद हमें हमारे लिए एक संविधान के निर्माण की शुरुआत 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा होती है, जिसे हम लोग मॉन्टफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू में, मॉन्टेग्यू कौन है, सचिव होंगे जैसे मार्ले हुआ करते थे, और चेम्सफोर्ड कौन होंगे, वायसराय होंगे जैसे कि मिंटो हुआ करते थे। तो
तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आता है और यह एक तरीके से हमारे यहाँ स्वशासन देने की शुरुआत मानी जाती है कि धीरे धीरे हमारे संविधान के निर्माण की शुरुआत यहीं से होती है। 2-3 प्रमुख बातें हैं जिन्हें जानना पड़ेगा। 1919 के अधिनियम में पहली बात तो प्रांतीय स्वायत्तता आती है, मतलब प्रांतों में स्वतंत्रता इसी अधिनियम के द्वारा दिया जाता है और प्रांतों में द्वैत शासन भी इसी अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। जबकि कई बार 1919 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम में कंफ्यूजन इस तरह से पूछी जाती है कि प्रांतों में स्वतंत्रता किस अधिनियम द्वारा दी गई और केंद्र में स्वतंत्रता किस अधिनियम द्वारा दी गई, प्रांतों में द्वैत शासन कैसे लागू हुआ या केंद्र में द्वैत शासन कैसे लागू हुआ। तो जब सेंटर में डायरकी की बात करें तो 1935 में जाएंगे, जब स्टेट में डायरकी की बात करें तो हम बात करेंगे 1919 के अधिनियम की। कुछ और इन्फॉर्मेशन यहां पर आपके लिए रखी गई है, आपने इस बात को ध्यान दे देना है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। आप वहां पे जाकर के TCS पाठशाला सर्च करके ये पूरी पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। 1919 में एक और बड़ी कहानी हुई है, रॉलेट एक्ट। 1919 के दौरान एक अधिनियम आता है भारत में जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर भी बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तार करके 2 वर्षों तक उसके लिए कोई अपील भी नहीं थी। गांधी इस बात से बहुत नाराज होते हैं और वो ये कहते हैं कि यह एक ऐसा कानून है जो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है, इसलिए यह एक काला कानून है। तो रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया, विदाउट अपील ना, विदाउट एडवोकेसी या बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहा गया। यहां तक ही नहीं, गांधी ने इसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू किया। आगे चल करके अगर आप देखें तो रॉलेट एक्ट के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक व्यक्ति का नाम है सैफुद्दीन किचलू और एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सत्यपाल मलिक। और जब 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसी दौरान हमारे पास एक बहुत बड़ी कहानी, एक हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल 1919 का दिन है, तारीख है, और इस दिन कुछ लोग अमृतसर में के पास पंजाब में अवस्थित जो है एक जल्लीकट्टू का बाग है, जहां पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं। हमारे इतिहासकारों का और अंग्रेजी इतिहासकारों का मतभेद है इस बात में। हमारे इतिहासकार जहां पर कहते हैं कि क्योंकि वह बैसाखी का दिन था इसलिए वो लोग त्यौहार मनाने के लिए प्रतिवर्ष आया करते थे, तो उस दिन भी आए हैं। कुछ भारतीय इतिहासकारों का यह भी कहना है क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसका विरोध करने के लिए आए थे। जबकि अंग्रेजी इतिहासकार का कहना है कि वो अंग्रेजी शासन सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए थे। थोड़ी सी इस बात पे मनभेद है, लेकिन एक बात पर बिल्कुल ही संतुष्टि हो सकती है कि यदि विरोध के लिए भी आए थे तो सशस्त्र विद्रोह नहीं था या विरोध नहीं था, शस्त्र उनके पास नहीं है, वो शांतिपूर्वक विरोध के लिए ही आए होंगे। लेकिन यह खबर उस समय पंजाब में प्रशासन व्यवस्था को नियंत्रित कर रहे जनरल डायर को पता लगती है और जनरल डायर बिना ज़्यादा सोचे हुए वहां पर पुलिस को आदेश देते हैं कि पूरे जल्लीकट्टू के बाग को घेर लिया जाए और ओपन फायरिंग करवा देते हैं। इस ओपन फायरिंग में 13 अप्रैल 1919 को एक नृशंस हत्या होती है, बहुत से लोग मारे जाते हैं क्योंकि उसमें एंट्री एग्जिट एक ही था। छोटा सा बाग है, चारों तरफ से घेर लिया गया। बड़ी दर्दनाक कहानी है, आप पूरा कभी पढ़िएगा। इसके लिए अलग से वीडियो भी हम लोग बनाएंगे या यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सर, जल्लीकट्टू के बाग में एक बड़ा हत्याकांड होता है जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। गांधी इतने नाराज होते हैं कि वो रॉलेट सत्याग्रह को वापस लेते हैं। अंग्रेज थोड़ी संतुष्टि के लिए एक कमीशन का नियुक्ति करते हैं, कमीशन बनाते हैं जिसे आप हंटर आयोग कहते हैं, हंटर कमीशन 1919। तो हंटर कमीशन 1919 ने जांच करी और जांच करके उन्होंने जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया। एक और कमेटी भारतीयों द्वारा बनाई गई, तहकीकात कमेटी, और तहकीकात कमेटी के तहत हमने यह देखा कि अंग्रेजों का यह निर्णय गलत है। मतलब जलियांवाला बाग पर जो रिपोर्ट आई अंग्रेजों के संस्थान द्वारा, मतलब कि हंटर कमीशन द्वारा, यह दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। इस बात से गांधी नाराज होते हैं और गांधी जी इस बात के लिए अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की बात कर देते हैं। गांधी अभी तक का या गांधी युग का या स्वतंत्रता में सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन की घोषणा करते हैं और गांधी जी इस आंदोलन में पहली बार 1 वर्ष के अंदर स्वराज का नारा देते हैं। 1 वर्ष के अंदर स्वराज।
पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांधी की बातों से बाल गंगाधर तिलक बहुत संतुष्ट हैं और बाल गंगाधर तिलक समर्थक हैं एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। बट दुर्भाग्य इतना प्रबल था कि जिस दिन इस आंदोलन को प्रारंभ होना था उसी दिन 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की डेथ हो जाती है। और तिलक जी की डेथ होती है तो आंदोलन की फंडिंग के लिए उस दिन एक फंड बनाया जाता है जिसे आप तिलक फंड कहते हैं। करोड़ों रुपए उस में एकत्रित हो जाते हैं। आप इससे तिलक जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जो असहयोग आंदोलन का समर्थक तो था लेकिन असहयोग आंदोलन में रह नहीं सका, तो बाल गंगाधर तिलक। तो 1922 में 20 के दौरान एक आंदोलन शुरू होता है जिसे आप असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन एक और आंदोलन को अपने में शामिल कर लेता है जो 1919 में शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन। आपने जरूर पढ़ा होगा 1919 में टर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए टर्की से ही अली ब्रदर्स के द्वारा, मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा एक आंदोलन चला था, वह खिलाफत आंदोलन था। और गांधी जी ही भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि एनिमी तो एक ही है, अंग्रेज के खिलाफ वो भी लड़ रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हम भी लड़ रहे हैं। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने से असहयोग आंदोलन बेहतर हो जाएगा। और यह हुआ भी। असहयोग आंदोलन में बहुत से लोगों ने संख्या में भाग लिया। असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा मास मूवमेंट गांधी का बना। तो इस तरीके से 1920 से 2 वर्ष बीत चुके, 1922 आ चुका है और 1922 तक कोई सकारात्मक परिणाम न मिलने से लोग थोड़े थोड़े निराश होने लगे। और उधर क्योंकि टर्की में खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया तो मुस्लिमों का भी समर्थन अब असहयोग आंदोलन से दूर हो रहा है। इस समय गांधी एक और घोषणा करते हैं कि अब हम असहयोग आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे 12 फरवरी 1922 से। और जब गांधी थोड़े नाराज होकर के यह बात कहते हैं कि पहले चरण में कुछ नहीं हुआ लेकिन हम दूसरे चरण में अंग्रेजों को परेशान करेंगे या यह आंदोलन और विस्तृत करेंगे, तो लोग इनकी बात पर थोड़ा विश्वास करते हैं और आंदोलन को जारी रखते हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी घटना होती है 4 फरवरी रात के 12 बजे के बाद, इसलिए इसको कई बार 5 फरवरी परीक्षा में पूछा जाता है, चौरी चौरा कांड। कुछ लोग शराब की दुकान बंद करवाने पहुंच चुके हैं क्योंकि बहिष्कार में हम विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार कर रहे हैं और शराब की दुकान बंद करवाने में कुछ पुलिसकर्मियों और क्रांतिकारियों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। पुलिस वालों की तरफ से गोली चलती है और एक क्रांतिकारी जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो गुस्साई हुई भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा लिया। पास में ही जो थाना था वहां पे पुलिस वाले गए, अंदर से उन्होंने सुरक्षा के लिए लॉक कर लिया, क्रांतिकारियों ने बाहर से लॉक किया और पूरे थाने को जो है आग के हवाले कर दिया। 23 पुलिसकर्मियों की जल करके मृत्यु हो गई और इस पूरे कांड को जो है वो चौरी चौरा कांड कहा जाता है। हालांकि गांधी ने 12 फरवरी से आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट करने की बात करी थी, लेकिन गांधी इस हिंसा से बड़े दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के वो 11 फरवरी को ही अपने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। जबकि गांधी के इस मूव से बहुत सारे क्रांतिकारी नाराज हो चुके हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब क्रांति हो ही चुकी है और हिंसा हो ही रही है तो जैसे 23 वैसे और भी जाएंगे। उनका मन है ऐसी ही गति में क्रांति चलती रहे। लेकिन गांधी ने जब आंदोलन वापस ले लिया तो बहुत सारे लोग जो गांधी के समर्थक थे वो भी गांधी के विरोध में आए और उन्होंने कहा कि गांधी का यह निर्णय एक तरीके से राजनीतिक ब्लेंडर है, राजनीतिक भूल है, इसने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है लीडरशिप ना होने का। गांधी ने जैसे ही आंदोलन वापस लिया, गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी को उनकी फेवरेट जेल यरवदा जेल पुणे, जो कि आगा खान का पैलेस हुआ करता था, वहीं पर बंद कर देते हैं। गांधी जी जेल चले जा चुके हैं, लेकिन बाहर गांधी को लेकर के 2 गुट बढ़ चुके हैं। कांग्रेस में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गांधी का निर्णय सही नहीं था और अब हम गांधी के कहे हुए बात पर नहीं चलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रो गांधी हैं, मतलब वो गांधी के ही विचारों पर काम करना चाहते हैं और इस प्रकार से गांधी जी ने जो कहा था कि हमें बहिष्कार करना है, अंग्रेजों की मदद नहीं करनी है, नॉन कोऑपरेशन पर चलना है, मतलब हमें उनकी कोर्ट में नहीं जाना है, उनके चुनाव नहीं लड़ने हैं। वहीं पर CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे 2 व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके आज़ादी उनकी संसद में जाकर के, उनके विधानमंडल में जाकर के अपनी बात को रखेंगे। यहीं से
कांग्रेस में दो गुट होते हैं, एक गांधी के समर्थक हैं और एक स्वराज की अपने तरीके से मांग करना चाहते हैं, उन्हें हम लोग स्वराजिस्ट कह रहे हैं। जब आपस में विवाद हो जाता है कि हम कांग्रेस में रहते हुए आपको यह अनुमति नहीं देंगे कि आप इलेक्शन लड़िए, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से इस्तीफा देकर के एक अलग पार्टी स्थापित कर ली, जिस पार्टी का नाम है कांग्रेस खिलाफत पार्टी या स्वराज पार्टी। पूरा नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है। तो स्वराज नाम की एक पार्टी की स्थापना 1923 में होती है और 1923 में जब स्थापना की जाती है तो इसके अध्यक्ष जो है वो बनते हैं सीआर दास। इसके महत्वपूर्ण नेता में अध्यक्ष कौन होते हैं? सीआर दास। और जबकि अगर बात की जाए कि इसके सचिव कौन होते हैं तो मोतीलाल नेहरू। स्वराज नामक एक पार्टी का गठन 1923 में होता है। तो कनेक्टिंग डॉट्स में आप देख रहे हैं कि ये चीजें आगे कहानी की तरह कनेक्ट होती चली जा रही हैं। 1925 आ चुका है और 1925 में एक बड़ी घटना होती है, काकोरी ट्रेन एक्शन। वैसे काकोरी ट्रेन एक्शन पे एक अलग से वीडियो हमने बना रखा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। एक संस्था है, गांधी जी के जेल में चले जाने के बाद बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो अपने मन से अपने तरीके से स्वराज चाहते हैं। वैसे ही HRA नाम का एक संगठन बनता है 1924 में, जिसका पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना जो है अगर देखा जाए तो कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा की गई है, जिसमें से प्रमुख सचिंद्रनाथ सान्याल थे जिनके संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन काकोरी घटना में प्रमुख रोल जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी का होता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां मिलकर के जो है वो इस पूरी ट्रेन की लूट को प्लान करते हैं। लखनऊ से 15 किलोमीटर दूर काकोरी नामक जगह पर एक वापस आती हुई पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम है 8 डाउन ट्रेन, इसे HRA के सदस्यों द्वारा लूट लिया जाता है, इस उद्देश्य से कि इसमें खजाने से कुछ पैसा मिल जाएगा और हम उससे अपने शस्त्रों को मजबूत करके स्वराज की प्राप्ति करेंगे। तो HRA के सदस्यों ने जो है 9 अगस्त 1925 को एक बड़ी घटना कर दी है, जिसे आप काकोरी ट्रेन एक्शन अब कहते हैं। हालांकि अंग्रेज इसे काकोरी ट्रेन घटना या कांड कहा जाता है, क्योंकि कांड और घटना नकारात्मक शब्द हैं, इसलिए हम बेहतर है कि हम इसे काकोरी ट्रेन एक्शन की तरह माने, जिसको सरकार ने भी अप्रूव कर दिया है। तो इसमें जितने भी सदस्य थे 40 लोगों की लगभग गिरफ्तारी होती है पूरे भारत से, और जिसमें से 4 प्रमुख व्यक्तियों को, जिसमें अशफाक उल्लाह खां हैं, राजेंद्र लहरी जी हैं, रोशन लाल जी हैं और साथ में राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इनको अलग अलग जगह पर फांसी पर लटका दिया जाता है। और एक तरीके से HRA नाम का संगठन समाप्त होने की ओर है। तभी यहां पर एक व्यक्ति जुड़ते हैं जो कि पहले से HRA के सदस्य थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद। और वो HRA का नाम बदल करके HSRA कर देते हैं। 1928 में एक क्रांतिकारी संगठन HSRA बनता है। अगर हम लोग 1925 के बाद अगर एक दूसरे लैंडमार्क की बात करें तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? 1927 साइमन कमीशन के बारे में। थोड़ी सी बैकएंड से कहानी अगर लाई जाए तो 1919 में एक अधिनियम आया था, आपको याद होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में जो अधिनियम आया था इससे हम बहुत सहमत नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने हमसे कहा कि आप इस अधिनियम को लागू होने दीजिए, 10 वर्षों बाद इसकी हम जांच कराएंगे, और जब 10 वर्षों बाद इसकी जांच होगी तो इसमें सुधार कर देंगे और धीरे धीरे आपका संविधान आपके जैसे बना देंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यह अधिनियम आना कब चाहिए था जांच के लिए? 1929 में। लेकिन अंग्रेजों को ब्रिटेन में चुनाव हारने का डर सता रहा था और इसलिए 2 वर्ष पहले ही उन्होंने 1927 में 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए एक कमेटी बना दी है, जिस कमेटी का नाम है साइमन कमीशन, क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं सर जॉन साइमन। तो आना था 1929 में, लेकिन 2 वर्ष पहले ही यह अधिनियम बन गया है और हमें यह जानकारी होती है 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद अली अंसारी साहब। इस बैठक में हमें जानकारी होती है कि एक ऐसी कमेटी बन गई है जो 1919 के अधिनियम की जांच करने को आ रही है। तो हम पता करते हैं कि ये 2 वर्ष पहले क्यों बनी है, तो हमें पता लगता है अंग्रेजों का स्वार्थ है, वहां पे इलेक्शन हारना चाहते हैं, हार रहे हैं वो लोग। दूसरी बात, हमें यह पता लगता है कि 7 सदस्यों की यह कमेटी जो है सभी के सभी विदेशी लोग हैं। तो हमारे संविधान की जांच करने के लिए सभी विदेशी लोग आ रहे हैं, इस वजह से हमें नाराजगी होती है। 2 प्रमुख कारण होता है, 2 वर्ष पहले क्यों और सभी लोग अंग्रेज क्यों। इसीलिए हम इस कमीशन का बहिष्कार करने की बात करते हैं।
हम कहते हैं कि हम इस कमीशन को नहीं मानते हैं और हम इसका बहिष्कार करेंगे। पूरे भारत में साइमन कमीशन जब 1928 में 3 फरवरी बंबई आता है तो हर एक जगह उसको विरोध का सामना करना पड़ता है। साइमन कमीशन जो कि 1927 में बना है और यह 1928 में भारत आ रहा है। इसी दौरान जब हर जगह विरोध किया जा रहा था तो जब साइमन कमीशन पंजाब पहुंचता है तो पंजाब में पंजाब के शेर कहे जाने वाले लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और जिस समय लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उसी दौरान इन पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, जिससे इनके सर और सीने पर काफ़ी चोटें आ जाती हैं। और इसी कारण से आगे चल करके 17 दिसंबर 1928 को नहीं, जिससे आगे चल करके 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो जाती है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस व्यक्ति की लाठीचार्ज की वजह से डेथ हो गई। हालांकि मरने के पहले उन्होंने एक लाइन बोली जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां अंग्रेजी सरकार की ताबूत में कील साबित होंगी। जैसे ही यह घटना होती है 1928 में, इस घटना की खबर मिलती है किसको? HSRA के सदस्यों को। 1928 में ही बनी है। और जैसे ही इनको यह खबर लगती है कि लाला लाजपत राय को लाठी से मार करके मार दिए हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई है, ये लोग नाराज हो जाते हैं और इसका बदला लेने के लिए वो आगे चल करके 17 नवंबर 1928 को जो उस समय सहायक पुलिस अधीक्षक थे JP सॉन्डर्स, उनकी हत्या कर देते हैं। तो अगर कभी पूछे कि काकोरी ट्रेन एक्शन कौन से संस्थान से, कौन से संगठन से संबंधित है, तो HRA। लेकिन अगर कभी पूछे कि सॉन्डर्स की जो हत्या की गई है ये किस संगठन से संबंधित है, तो ये संबंधित है HSRA, जो कि 1928 में बना। चंद्रशेखर आजाद जी ने इसे बनाया और S नाम का शब्द सोशलिस्ट को दिखाता है, समाजवादी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो 1928 की भी कहानी अपने लिए डन हो जाती है। 1928 के दौरान एक और घटना हुई है, इसको समझना अपने लिए बहुत आवश्यक है। जिस समय साइमन कमीशन का चारों तरफ विरोध हो रहा था, वैसे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी, अगर आपको आता है तो। 1927 में जो साइमन कमीशन बना, 1928 में आया, तो साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया था? 1 बार या 2 बार? आप मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं आता तो खोजिए फिर बताइए। चलिए, जिस समय साइमन कमीशन का प्रबल विरोध हो रहा था उसी समय ब्रिटेन में भारत के सचिव जो बैठे हुए हैं उन्होंने भारतीयों को एक चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि एक तो आप संविधान बना नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास योग्यता नहीं है, और हम लोग जब साइमन कमीशन के द्वारा संविधान बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। तो अगर किसी में यह हक हो या इतना हिम्मत हो तो आप क्या कर सकें, एक संविधान बना दीजिए जो सभी लोग मान लेंगे तो हम भी उसे स्वीकार कर लेंगे। एक तरीके से साइमन कमीशन के विरोध से नाराज होकर के उस समय के जो सचिव हैं, जिनका नाम है लॉर्ड बिर्केनहेड, उन्होंने हमें चुनौती दे दी। और आप तो जानते ही हैं कि भारत में सब कुछ बर्दाश्त है, चुनौती बर्दाश्त नहीं। तो लॉर्ड बिर्केनहेड की उस चुनौती को स्वीकार कर लिया मोतीलाल नेहरू ने, और मोतीलाल नेहरू ने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपने अन्य 8 सदस्यों के साथ, मतलब कुल 9 सदस्यों के साथ, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उस रिपोर्ट का नाम है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के विरोध में जो चुनौती आई थी उसको स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की नेहरू रिपोर्ट। एक तरीके से नेहरू रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो इन्होंने अर्ध स्वराज की बात करी थी। पहली बार अगर मौलिक अधिकारों की चर्चा किसी रिपोर्ट में हुई है तो वो नेहरू रिपोर्ट, मतलब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में हुई है, और कुल 19 मौलिक अधिकारों की बात की थी। नेहरू रिपोर्ट में एक और चीज थी कि इन्होंने पृथक निर्वाचन को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने क्या कहा, हमें सामूहिक मतदान होना चाहिए। और जैसे ही नेहरू जी ने सामूहिक मतदान कहा, मतलब नेहरू रिपोर्ट में सामूहिक मतदान आया, पृथक निर्वाचन खत्म होने से नाराज होकर के जिन्ना साहब ने 1928 में ही अपनी एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करी जिसे जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 1928 के दौरान एक नेहरू रिपोर्ट आती है और इसके प्रति उत्तर में जिन्ना साहब एक रिपोर्ट देते हैं जिसका नाम है जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग। तो एक तरीके से
इस बात को ध्यान रखेंगे। एक जरूरी बात यह भी है कि श्वेत आयोग कहा जाता था साइमन कमीशन को। वो भी क्यों कहा जाता था? क्योंकि सारे के सारे लोग अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता था। मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे फैक्ट जो है वो पहले से बता दिए गए हैं। पीडीएफ पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं ना, वहां पे आसानी से उपलब्ध रहता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी घटना कनेक्टिंग डॉट्स में आती है, एक तिथि जिसे हम बोलते हैं 1929 का साल। 1929 में ये जो साल है, उस समय एक बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 3 प्रमुख बातों के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, पहली बार अगर कहीं पर पूर्ण स्वराज मांगा गया है, पहली बार कहीं पर अगर पूर्ण स्वराज मांगा गया है तो वो लाहौर अधिवेशन 1929 में है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। लेकिन अगर पूछ ले कि पहली बार स्वराज कब मांगा गया है, तो वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में मांगा गया था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होंगे। तो पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार 1929 में की गई। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि हमने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसी के निर्णय के बाद हमारे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंजाब में मनाया गया। तो उसी लाहौर अधिवेशन में हमने कहा था कि हम आज के बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। बच्चों, इसीलिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और उसी दिन लागू होने की बात होने लगी, तो लोगों ने संविधान को रोक दिया। कहा क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसीलिए अगर हम संविधान भी पूरी तरह से 26 जनवरी को ही लागू कर दें तो यह तिथि आगे भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी। तो उसी के बाद 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू होता है, तो वह गणतंत्र दिवस के रूप में तिथि मनाई जाने लगती है, जो पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती थी। लाहौर अधिवेशन से यह प्रारंभ हुआ था। पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तीसरी बड़ी घटना क्या हुई कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति मिलती है। तो ये 3 जरूरी बातें हैं जो आपको लाहौर अधिवेशन से जाननी चाहिए, ठीक है। और इस समय 1929 की जब बात कर रहे हैं तो इस समय कौन भारत के वायसराय हैं, अगर ये कभी पूछे तो ये लॉर्ड इरविन हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1929 के दौरान अगर देखें तो एक और घटना हुई है। असेंबली में बम फेंका गया है। असेंबली में बम फेंका गया है 8 अप्रैल 1929 को। 2 व्यक्ति हैं, भगत सिंह और बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त। हम मतलब ऐसा बम नहीं था जिससे कि लोगों को नुकसान हो। ऐसी मान्यता थी भारतीय क्रांतिकारियों की कि अंग्रेजों को अब ऊंचा सुनाई देने लगा है तो आवाज भी बोलने की थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। तो वह बम हानि रहित था, लेकिन असेंबली में फेंका गया सिंबॉलिक तरीके से, ताकि आवाज थोड़ी सी ज्यादा हो। और कहा भी गया कि बहरों को अगर सुनाना है तो थोड़ा सा आवाज ऊंची होनी चाहिए। तो यही सोचते हुए उन्होंने विरोध में बम फेंका है, ठीक है। उनका उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था, ऐसा वो कह रहे थे। और विदेशी सरकार वो क्रूर शोषण कर रही है, जिसका याद दिलाना था कि आप किस तरीके से हम पर रहम नहीं कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही था, उनका ध्यान आकर्षित करना, ना कि हम उन्हें मारना चाहते थे, ठीक है। तो 1929 में ही बम फेंका गया है। कौन कौन फेंका हुआ है ये प्रश्न बन जाता है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, वहां पे राजगुरु और सुखदेव के भी नाम रख दिए जाएंगे और आपको याद रखना पड़ेगा किसने बम फेंका है। 1929 के बाद 1930 में एक जरूरी घटना, कौन सी? चटगांव विद्रोह। हालांकि इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी और चर्चा सुनाता हूं। 1929 के बाद 1930 में एक और घटना होती है जिसे आप कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा। अभी आगे हम लोग समझाएंगे या हम लोग समझेंगे, इस पर बात करेंगे। एक चटगांव विद्रोह होता है, ठीक है, जिसे चटगांव शस्त्रागार छापा भी कहा जाता है, ठीक है। कब हुआ है? 18 अप्रैल 1930 को। किसके नेतृत्व में हुआ है ये पूछा जाता है। तो सूर्य सेन के नेतृत्व में एक चटगांव में शस्त्रागार है, उसको लोग लूट लेते हैं और लूट करके एक तरीके से
वो शस्त्र प्राप्त करके अंग्रेजों से लड़ना चाहते हैं, जो एक फेमस इंसिडेंट होता है 1930 के लिए। तो एक इंसिडेंट 1930 में क्या हो गया, सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव आर्मरी रेड। 1930 में एक दूसरी घटना होती है जिसे आप नमक सत्याग्रह कहते हैं या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। कहानी को अगर कनेक्ट करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में गांधी को अनुमति मिली थी कि आप एक आंदोलन चला सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने एक पत्र लिखा अंग्रेजों को और उस पत्र में गांधी ने चेतावनी दी अंग्रेजों को। उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। चेतावनी में गांधी जी ने कहा कि यदि आप 11 मांगों को, गांधी जी ने जो लेटर दिया है उसमें 11 मांगे हैं, और 11 मांगों को अगर आपने 11 मार्च तक नहीं माना तो हम आपके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन 1930 में, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। गांधी के इस चेतावनी को अंग्रेजों ने बहुत हल्के में लिया, क्योंकि अंग्रेजों का अब मानना यह है कि गांधी की अब उतनी इज्जत नहीं है जितनी पहले हुआ करती है, और गांधी के लोग ही गांधी का विरोध करने लगे हैं। तो इसलिए गांधी की बात को बहुत सीरियस अंग्रेजों ने नहीं लिया। लेकिन गांधी ने 11 तारीख बीत जाने के बाद 12 मार्च को 1930 को ही अपने 78 लोगों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 24 दिनों की एक लगातार यात्रा प्रारंभ कर दी, जो जाकर के 6 अप्रैल को गुजरात के दांडी नामक जगह पर समाप्त होती है। और ये 24 दिनों की लगातार जो यात्रा होती है इसी को दांडी मार्च कहते हैं। 78 लोगों से प्रारंभ हुई यात्रा, इसमें बहुत से लोग शामिल होते चले जाते हैं। सरोजनी नायडू इसी यात्रा में गांधी की समर्थक बनेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो वहां जाकर के गांधी ने क्या किया, आंदोलन शुरू किया नमक कानून को तोड़ करके। वहां पर गांधी ने नमक कानून को तोड़ा दांडी नामक जगह पर, और लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करिए। तो एक तरीके से नमक कानून को तोड़ करके गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। जिस प्रकार से उन्होंने असहयोग आंदोलन अपनी उपाधियां त्याग के शुरू किया था, वैसे ही यहां पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। किलोमीटर में पूछे तो 387 किलोमीटर की यात्रा थी, और अगर मील में पूछे तो 240 मील की यात्रा है। दिन में पूछे तो 24 दिन लगे थे। और कहां तक गई थी, तो अहमदाबाद से जो है वो कहां से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से निकल करके और दांडी गुजरात के एक गांव तक गई थी। ठीक है, वहीं पर नमक कानून तोड़ा गया था। मुझे लगता है यह बात आपके लिए स्पष्ट हो गई होगी। अब यहां से एक और डॉट्स कनेक्ट करते हैं 1930 में ही। आप सभी को पता है कि अंग्रेजों के पास 4 रिपोर्ट हो चुकी हैं। नंबर 1 1930 में प्रस्तुत की गई साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नंबर 2 बटलर आयोग की रिपोर्ट, नंबर 3 नेहरू रिपोर्ट, और नंबर 4 जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग। एक तरीके से इन्हीं 4 रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए लंदन पैलेस में गोल गोल मेजें रखी गई हैं, और उसी पर चाय पीते हुए चर्चा करनी है, जिसे आप गोलमेज सम्मेलन कहेंगे। और जब गोलमेज सम्मेलन की बात होती है तो हमारे पास 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जो कि एक 1930 में होता है, दूसरा 1931 में होता है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। तो 1930 के दौरान पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है। कब से कब तक चला है? 12 नवंबर से लेकर के 19 जनवरी तक चला है। कांग्रेस इस बैठक में नहीं गई है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि पहली बैठक में कांग्रेस क्यों नहीं शामिल होती है? क्योंकि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही है, और इसीलिए जो है वो कांग्रेस नहीं जाती है। अंग्रेजों को लगता है कि बिना कांग्रेस के ही हम भारत का संविधान बना देंगे। लेकिन पहली बैठक होने के बाद ही अंग्रेजों के देश में ही बुराई प्रारंभ हो जाती है। वहां के अखबार वाले ये लिखने लगते हैं कि ये लोग एक ऐसे देश का संविधान बना रहे हैं जिस देश का मुखिया ही नहीं आया है। मतलब बिना भारत के सबसे बड़ी पार्टी के ये लोग भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। और जब अपने ही ऊपर समस्या आने लगी तो ब्रिटेन की सरकार को झुकना पड़ा, और ब्रिटेन की सरकार ने प्रयास किया कि गांधी या कांग्रेस मान जाए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाए। कहा जाता है ये पहली ऐसी स्थिति बनी है जहां पर अंग्रेज चाहते हैं कि कांग्रेस उनसे बात करे। लॉर्ड इरविन की मध्यस्थता होती है और गांधी की 11 मांगों में से 9 मांगें स्वीकार की जाती हैं, और एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 को
एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, और गांधी की 11 में से 9 मांगे मानी जाती हैं, और गांधी अपने आंदोलन को रोक करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन जाने को तैयार होते हैं। और गांधी इसी समझौते के बाद कहां जाते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाते हैं। उस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड इरविन है। कांग्रेस की तरफ से कौन है, गांधी हैं। और अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजी सरकार की तरफ से कौन है, लॉर्ड इरविन है। और गांधी इरविन समझौता एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, जहां पे अंग्रेजी सरकार कांग्रेस के सामने इस बात पे नतमस्तक है कि आप आ जाइए, मतलब ये रिक्वेस्ट कर रही है। इसीलिए जो भगत सिंह और भगत सिंह के ही जो समर्थक हैं, सुखदेव राजगुरु जी के जो समर्थक हैं, वो गांधी के इस निर्णय पर यहाँ आपसे गांधी से नाराज होते हैं कि जब सरकार इतनी ज़्यादा झुकी हुई थी कि वह आपकी बातें मान रही थी, तो अगर गांधी थोड़ी जिद कर लिए होते तो शायद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की फांसी पर रोक लग जाती। ये क्रांतिकारियों के समर्थकों का विचार है। सच क्या था, क्योंकि इतिहास में हुआ नहीं, तो मात्र कल्पनाएं की जा सकती हैं। बाकी गांधी ने क्यों उन्हें नहीं बचाया, इसके बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, या क्यों बचाया, क्या कहते हैं, क्यों उन्होंने गलत किया, सही किया, ये तो वैचारिक अपने बात है, लेकिन उन्होंने इस पर जिद नहीं की। इसी बात से बहुत से लोग खफा हैं, गांधी को बहुत सारी बात बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी तैयार होते हैं कि हम लंदन जाएंगे और इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। लेकिन जब वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उनकी अपने ही लोगों से नहीं बन पाती, क्योंकि जहां पर अंबेडकर जी वहां पर SC ST के लिए पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे, जहां पर जिन्ना साहब वहां पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे, जहां पर सरोजनी नायडू महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे, गांधी उस गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़ करके वापस आ जाते हैं और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति देते हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जो 2 चरणों में चला था। तो पहला 1930 से प्रारंभ हुआ, 31 में रोका गया, फिर 32 में चलेगा, और ये 34 में गांधी द्वारा वापस लिया जाएगा। तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट था, कनेक्टिंग डॉट्स में याद रखिएगा। 1930 के बाद एक हमारे पास अधिवेशन होता है 1931 में, ठीक है, जो कि कराची अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। अध्यक्षता किसने करी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी हुई है। और एक तरीके से यह एक ऐसा अधिवेशन है जो मौलिक अधिकारों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। कहा जाता है कि इस अधिवेशन में अगर देखा जाए कि इस अधिवेशन में आश्वासन मिला था कि अल्पसंख्यकों और विभिन्न जो भाषाई देश की संस्कृतियां होंगी उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कराची अधिवेशन में वैसे पूरी डिटेल में तो PDF में लिखा ही है, लेकिन नॉर्मल अगर समझें तो कराची अधिवेशन 1931 याद रखेंगे, और उनके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल जी, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो है एक तरीके से बुनियादी अधिकारों को संरक्षित करने की बात की जाएगी, और कहा जाएगा कि जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, उसका प्रावधान होगा, और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। इस लैंडमार्क मतलब कनेक्टिंग डॉट्स में 1931 के बाद 1931 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, और हमने आपसे कहा कि गांधी जी तैयार होते हैं गांधी इरविन समझौते के बाद कि हम वहां पर चलेंगे, और वहां पर वो जाते हैं, लेकिन उनकी बात बनती नहीं है तो वो वापस आ जाते हैं। 1932 के दौरान तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक उपहार दे दिया, मतलब अंबेडकर जी की बातों को मानते हुए उन्होंने SC ST के लिए पृथक निर्वाचन की बात को स्वीकार कर लिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जब पृथक निर्वाचन SC ST के लिए देने की बात रैमजे मैकडोनाल्ड ने स्वीकार करी, तो इस बात से पूना जेल, यरवदा जेल पुणे में बैठे हुए गांधी नाराज हो जाते हैं, और गांधी इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि एक तरीके से अंग्रेजों की यह चाल है कि वह हमें डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। तो इसीलिए 1932 के बाद, जब 1932 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जब कम्युनल अवार्ड आता है, तो इस बात से गांधी नाराज होते हैं, और गांधी वहीं पर जेल में ही आमरण अनशन करने को बैठ जाते हैं। गांधी अंबेडकर जी को यह समझाना चाहते हैं कि आप इनके इन कम्युनल अवार्ड को मत मानिए, क्योंकि कम्युनल अवार्ड जो दिया जा रहा है यह आपके हित में नहीं है, बल्कि इससे आपको और डिवाइड करने का उनका प्रयास है। अंबेडकर जी पर काफ़ी दबाव पड़ता है, और अंबेडकर जी पर जब दबाव पड़ता है, हाँ, गांधी का ये कहना था कि आप अगर अपने
वर्ग के हितों की बात करना चाहते हैं तो आप रिजर्वेशन बढ़वा लीजिए, सीटें बढ़वा लीजिए, लेकिन आप उनके बात को मत मानिए। अंबेडकर जी को यह बात समझ में आती है और अंबेडकर और गांधी के बीच में एक समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके बाद सीटें बढ़ा दी जाती हैं, आरक्षण बढ़ा दिया जाता है SC ST के लिए। लेकिन यह जो समझौता होता है, इसी समझौते के बाद एक 1933 में एक श्वेत पत्र इशू होता है और वो व्हाइट पेपर आता है। व्हाइट पेपर का मतलब खाली पत्र नहीं, व्हाइट पेपर का मतलब है एक तरह से आदेश है संसद का। तो पूना समझौता जब होता है, इसी के बाद कम्युनल उपहार को खत्म कर दिया जाता है और एक व्हाइट पेपर संसद के द्वारा इशू किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 1932 का जो पूना समझौता है, उससे 1933 का श्वेत पत्र ओपन होने का मार्ग प्रशस्त होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो समझौता हुआ था अंबेडकर जी और गांधी के बीच में, इस समझौते में गांधी की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति मदन मोहन मालवीय थे। क्योंकि गांधी उस समय जेल में है, अंबेडकर जी खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन गांधी की तरफ से सिग्नेचर किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1932 का पूना समझौता जो हुआ, उससे 1933 में क्या आया? 1933 में श्वेत पत्र इशू किया गया और उसी 1933 में जब श्वेत पत्र इशू किया गया तो 1933 के ही श्वेत पत्र के आधार पर भारत के लिए एक संविधान बनाया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। इसी के बीच का एक डॉट है, उसे कनेक्ट कर लीजिए कि जब श्वेत पत्र आ गया, संसद का एक आदेश पत्र आ गया कि एक अधिनियम बनना चाहिए भारत के लिए, तो गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण चालू किया था, उसको 1934 में वापस ले लिया श्वेत पत्र आने के बाद। तो 1933 में श्वेत पत्र हो गया, 1934 में वापसी हो गई सविनय अवज्ञा आंदोलन की और 1935 में एक अधिनियम भारत के लिए आया जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम। बहुत ज़रूरी अधिनियम है, इसलिए कि आज भी संविधान में अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश अधिनियम है जिसका भारतीय संविधान पर बहुत प्रभाव है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ऐसी मान्यता है कि लगभग 60% हिस्सा जो है वो 1935 के अधिनियम से ही भारतीय संविधान में लिया गया है। उसके अलावा हमने 10 देशों के संविधान से प्रावधान को लिया है और तब हमारे देश का एक संविधान बनके तैयार हुआ है। तो अगर भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करी जाए तो ये एक तरीके से अच्छा संविधान है, अच्छा चीज बना हुआ है चर्चा के बाद, जिसे भारतीयों को शामिल करना चाहिए या शुरुआत मतलब इसको स्वीकार करना चाहिए था। फिर भी यह कभी भी लागू नहीं हो पाया। आपके मन में ये प्रश्न होगा कि यह लागू क्यों नहीं हुआ? तो 2 कारण थे सर। नंबर 1, यह अर्ध स्वराज की बात कर रहा था और इतनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद हम अर्ध स्वराज तो नहीं चाहते थे। नंबर 2, इसमें देसी रियासतों की कोई बात नहीं थी, संघ में देसी रियासतों को शामिल नहीं किया गया था, तो देसी रियासत भी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इस वजह से 1935 का अधिनियम कभी कभी लागू नहीं हो पाता है अच्छे से। 1935 का जब अधिनियम लागू नहीं होता है तो अंग्रेज प्रयास करते हैं कि अधिनियम को लागू करवाया जाए, तो इसीलिए उन्होंने चालाकी दिखाते हुए 1937 में चुनाव करवाया और कहा कि यह चुनाव 1935 के अधिनियम के तहत हो रहा है। एक तरीके से भारतीयों को बिना बताए हुए वो ये प्रयास कर रहे थे कि जो चुनाव लड़ेगा इसका मतलब 1935 के अधिनियम को वो स्वीकार कर ले रहा है और धीरे धीरे भारत में 1935 का अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। 1937 में चुनाव हुए, भारतीयों ने चुनाव बढ़ चढ़ के लड़ा। 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में भारतीयों की सरकार बनी, लेकिन दुर्भाग्य अंग्रेजों का प्रबल था, क्योंकि इसी समय दूसरे विश्व युद्ध के संकेत आने लगे थे और जब दूसरा विश्व युद्ध होना था तो ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में कमजोर स्थिति में है और कमजोर स्थिति में है तो 1939 के दौरान ब्रिटेन एक घोषणा करता है कि इस युद्ध में भारत हमारा साथ देगा। जैसे ही हमें पता लगता है कि अंग्रेजों ने हमसे बिना पूछे हुए भारत में वो युद्ध में शामिल कर लिया है, हम लोग नाराज हो जाते हैं और हम भी प्रेस वालों को बुलाते हैं और कह देते हैं कि हम अंग्रेजों के साथ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कांग्रेस और अंग्रेजों की थोड़ी खटपट हो चुकी है। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग अंग्रेजों के सामने 1940 में रख देती है।
तो ये कनेक्टिंग डॉट्स की कहानी थी। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हालांकि 1939 की एक कहानी हम आपको समझाते हैं, उसको समझने के लिए 1938 में चलना पड़ेगा। 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा है और यह अधिवेशन हो रहा है हरिपुरा में। और हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ है 1938 का, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं सुभाष चंद्र बोस। एक वर्ष बीत जाता है, 1939 का अधिवेशन आता है और 1939 का अधिवेशन जो है वो त्रिपुरी में हो रहा है। और त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष के लिए खड़े हो जाते हैं, उम्मीदवारी जाहिर कर देते हैं। जबकि उसी समय गांधी अपना उम्मीदवार एक खड़ा करते हैं जिनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया। और आप सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता को ऐसे समझ सकते हैं कि 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन दोबारा अध्यक्षता मिल जाती है किसको? सुभाष चंद्र बोस को, और गांधी का उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया पराजित हो जाते हैं। यह आम बात नहीं थी, क्योंकि गांधी का उम्मीदवार पराजित हो जाए तो बड़ा दबाव होने लगा किसके ऊपर? सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। और सुभाष चंद्र बोस नाराज हो जाते हैं और वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और उसी समय अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। और जब कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो इसी को त्रिपुरी विवाद कहते हैं 1939। और फिर वहां के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी पूछा गया है कि इस्तीफा दे देने के बाद कांग्रेस के उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे, ना याद रखिएगा इसे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना होती है ये 1939 में होती है। क्रांतिकारी संगठन है। सुभाष चंद्र बोस अपने तरीके से आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे भगत सिंह अपने तरीके से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, वैसे ही अगर क्रांतिकारियों में देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी के रूप में सामने आते हैं। सुभाष चंद्र बोस यही नहीं, आगे चल करके वो सुभाष चंद्र बोस जी एक बड़े संगठन का नेतृत्व करते हैं जिसे आप आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। वैसे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह होते हैं, लेकिन उसको पॉपुलर करने का श्रेय किसके नाम जाता है? वो सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। इनकी डेथ कैसे हुई आज तक यह खुलासा नहीं हो पाया। बहुत से लोग यह कहते हैं कि गुमनामी बाबा करके सुभाष चंद्र बोस जी ही थे। इस पर बड़ा विवाद है, सरकार ने जांच भी नहीं करवाया। इस वास्तविक स्थिति क्या थी इस पर पता नहीं चल पाया है। हालांकि उनकी कैसे डेथ हुई यह एक रहस्य ही है। 1940 में एक डॉट्स कनेक्ट करते हुए क्या स्थिति बनती है इसको भी मैं जोड़ देता हूं। जब कांग्रेस इस बात से मना कर देती है कि हम अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ेंगे युद्ध में, तो अंग्रेज और कांग्रेसों की बात बिगड़ जाती है। स्थिति का फायदा लेते हुए मुस्लिम लीग अंग्रेजों से कहती है कि अगर आप हमारे लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लीजिए तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि जहां पर एक तरफ बड़ी वृहद पार्टी कांग्रेस हो और एक तरफ मुट्ठी भर लोग मुस्लिम लीग के हों, तो कांग्रेस अंग्रेज जो है वो अगर शर्त मानेंगे तो बेहतर है कि कांग्रेस की मानी जाए, ना कि मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की मांग को अंग्रेज अस्वीकार कर देते हैं और प्रयास करते हैं कांग्रेस को मनाने का। तो मैं बात कर रहा हूं उस समय भारत के वायसराय जो हैं वो लॉर्ड लिनलिथगो हैं और उनके पास फोन जाता है कि बताइए कांग्रेस किस बात से मान सकती है। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं उन्होंने कहा कि आज के 2 वर्ष पहले मतलब 1938 में, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि जब 1935 का अधिनियम आया था और कांग्रेस वाले इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो 1935 के 3 वर्ष बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बना होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू के उसी बात को अगर मान लिया जाए तो शायद कांग्रेस आपका समर्थन कर दे या अंग्रेजों का समर्थन कर दे। जब लॉर्ड लिनलिथगो ने यह बात अंग्रेजों को समझाई तो अंग्रेजों ने कहा कि काम करो, वो जो प्रस्ताव 1938 में आया था नेहरू जी का वो हमें भेज दो। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने वह प्रस्ताव ब्रिटेन वालों को भेजा और ब्रिटेन ने उस पर मोहर लगा दी। जिस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 1940 में, उसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1938 वाले के ही प्रस्ताव को कहा जाता है, लेकिन 1938 में तो स्वीकार हुआ नहीं था। तो 1940 में उसी प्रस्ताव को लॉर्ड लिनलिथगो ने पेश किया और तब जाके उस पर जब मोहर लगी तो उसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो
तो मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। और भी डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पे दे दिया गया है। वैसे मैंने आपको लगभग सारी बात समझा दी है, आप टेंशन मत लीजिए। 1938 में यह प्रस्ताव, जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव स्वीकार हुआ, हमसे वादा किया गया कि हम आज़ादी के बाद, मतलब युद्ध खत्म होने के बाद, हम आपका संविधान आपके द्वारा बना देंगे। लेकिन अब हम किसी वादे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना वादा आपने हमसे किया है और आपने एक भी वादा निभाया नहीं है, तो इस वादे पर हम कैसे विश्वास कर लें। तो हम कांग्रेस वाले अंग्रेजों की मदद करने को तैयार नहीं होते हैं कि जब तक हमें हमारा संविधान नहीं मिलेगा हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हमें आपके वादे पर कोई विश्वास नहीं है। तो एक तरीके से 1940 में जो अगस्त ऑफर आया था वो असफल हो गया, इसको कांग्रेस ने नहीं माना, अंग्रेजों की मदद नहीं हुई। हमें मनाने का दूसरा प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, वो 1942 में हुआ। एक आदमी भेजे गए हैं अंग्रेजों के द्वारा जिनका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया है और स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत आकर के क्रिप्स मिशन ले आते हैं, और क्रिप्स मिशन का भी वही बात है, वादा ही है कि हम आपका संविधान बना देंगे, लेकिन युद्ध के बाद। अब बताइए, जिस समय जो क्रांति 1905 से बढ़कर के 1942 तक आ गई हो, और 1942 वह दौर कि जो हमेशा अहिंसा की बात करने वाले गांधी करो या मरो का नारा दे रहे हों, या भारत छोड़ो आंदोलन जैसी क्रांति चल रही हो, उस समय क्या हम तुम्हारे किसी वादे को स्वीकार करेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। 1940 में भी वादा नहीं माने और 1942 में भी क्रिप्स मिशन को हमने नहीं माना। और क्रिप्स मिशन को तो गांधी ने आउटडेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा, कंगाल हो रही बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव भी कांग्रेस को नहीं मना पाया, 1942 में क्रिप्स मिशन भी नहीं मना पाया, और इस तरीके से भारत में अंग्रेज और क्रांतिकारियों के बीच में थोड़ी तनातनी की स्थिति बन गई है। और इसी समय 8 अगस्त 1942 को एक बड़ी शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो वैसे 8 अगस्त को हुई थी, लेकिन 9 अगस्त से आंदोलन शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 बहुत ज़्यादा फेमस है अगस्त क्रांति के नाम से। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कर दी है, करो और मरो का नारा दे दिया है। गांधी ने एक एक शर्त लिख दी है कि अगर विद्यार्थी इस आंदोलन में आए तो क्यों आए, कब आए और कब तक रहें, कौन आएगा, किस शर्तों पर आएगा और कब तक रहेगा। हर एक बात लिखी गई है कि जो सेना में है वो अंग्रेजी सैनिक को सेना ना छोड़ें, यदि छोड़ें तो तब तक लड़ें जब तक कि आज़ादी ना मिले, और अगर सेना में रहें तो भारतीयों पर गोली ना चलाएं। विद्यार्थी स्कूल को तभी छोड़ें जब उन्हें इस बात पर विश्वास हो कि तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे। ऐसे पूरा एक खाका तैयार कर दिया है गांधी जी ने, और उन 8 अगस्त को तैयार हुआ यह खाका, अगले ही सुबह सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यह आंदोलन बिना नेतृत्व के होता है। 1942 का यह आंदोलन जो होता है वो लीडरलेस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहाँ पर क्या कहते हैं सुचिता कृपलानी, ठीक है, और बहुत सारी नए लीडर्स जो हैं वो लीड करते हैं, स्टूडेंट लीड करते हैं। जिस समय हमारे पास एक ऐसे आंदोलन चल रहे हो, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा हो, अहिंसा की बात कर रहे हैं गांधी जी, ये कह देते हैं आइदर वी शैल फ्री इंडिया और वी शैल डाई इन द अटेम्प्ट बट वी शैल नॉट बी अलाइव टू सी आवर इंडिया इंस्लेव्ड। या तो हम भारत को आज़ाद कर लेंगे या तो आज़ादी के प्रयास में मारे जाएंगे, लेकिन हम गुलाम भारत देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि क्रांति किस अवस्था पर पहुंच चुकी है। अब गांधी जैसे व्यक्ति भी ये नहीं चाहते हैं कि अंग्रेज भारत में रहें, हालांकि उसके कुछ कारण अलग हैं, लेकिन 1942 का यह जो आंदोलन होता है वह अंग्रेजों को चले जाने का आंदोलन है कि भैया अब हम तुम्हें नहीं रखना चाहते हैं, अब नाउ यू लीव दिस कंट्री और चले जाइए यहां से, ठीक है। तो एक तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का नया नेतृत्व मिलता है। मैंने जैसे कहा कि सुचिता कृपलानी, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, अरुणा अशरफ अली, ये रेडियो सीक्रेट रेडियो चला रही हैं, जयप्रकाश नारायण आदि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो इसमें नया नेतृत्व संभालते हैं, क्योंकि बड़े जो प्रोमिनेंट लीडर हैं वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं, और यह बात गांधी को पहले से पता थी, इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा रूपरेखा तैयार कर दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का। क्रिप्स मिशन की बात हमने आपको बता ही दी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1942 के दौरान ही 21 अक्टूबर 1943 को अगर हम लोग देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के अंतरिम सरकार की क्या कहते हैं गठन की घोषणा कर दी, जिसमें वे स्वयं राज्य प्रमुख बने
प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। मतलब अंतरिम सरकार समझते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट। जैसे ब्रिटेन की सरकार हम पे शासन कर रही है, उन्हीं के समानांतर एक सरकार का गठन कर देना। जैसे आप बलिया में चित्तू पांडे को जानते होंगे, ठीक है। तो समानांतर सरकारों का गठन किया गया। उसी प्रकार से जो है आजाद हिंद फौज क्या कहते हैं, लीड करने वाले सुभाष चंद्र बोस। वैसे इसके प्रमुख संस्थापक जो हैं वो कैप्टन मोहन सिंह होते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी मिलती है किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो उन्होंने अंतरिम सरकार की गठन कर दी। और एक तरीके से देखा जाए कि अंतरिम सरकार से इतनी पार हो गई किसकी? सुभाष चंद्र बोस की, कि वो जापानियों के साथ समान स्तर पर बातचीत करने लगे। मतलब जापान ने इसे स्वीकार भी कर लिया इस गवर्नमेंट को, ठीक है। और उन्होंने जो है एक तरीके से आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई। वैसे जब भी पूछे आजाद हिंद फौज के बारे में तो संस्थापक कौन होंगे? कैप्टन मोहन सिंह होंगे। और साथ में उसको पॉपुलर करने का श्रेय किसको जाएगा? वो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी को। इसी में रानी लक्ष्मीबाई विंग जो है वो इन्होंने ही शुरू किया था महिलाओं के लिए। वैसे 1942 के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 1945 एक लैंडमार्क आता है जिसे याद रखना चाहिए डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए। हुआ क्या है कि 1945 में चुनाव हुआ है कहां का? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन के चुनाव में जो है वो अंग्रेजों की उदारवादी सरकार जीत गई है और जो रूढ़िवादी सरकार है उसकी हार हो चुकी है। जब रूढ़िवादी सरकार हार हो चुकी है तो जो उदारवादी सरकार आती है वो 1945 के बाद ही यह घोषणा करती है कि हम जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। जब यह सब बात हो ही रही होती है तो भारत में एक बात पर बहुत उहापोह की स्थिति होती है कि भारत अकेले आजाद होगा या भारत दो देशों में आजाद होगा, भारत और पाकिस्तान। जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली जैसे व्यक्ति इस बात पर जिद कर रहे थे कि पाकिस्तान अलग मुस्लिमों के लिए एक देश चाहिए, वहीं पर कांग्रेस इस बात पर सहमत थी कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। इसी भारत का विभाजन ना हो इसके लिए एक योजना भारत में आती है 1945 के दौरान ही, जिसे लॉर्ड वेवेल योजना कहते हैं या वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। वेवेल मतलब उस समय के हमारे वायसराय हैं। इन्होंने एक योजना उपाय बताया था जिससे कि एक संविधान पर सहमति बन जाए और आजाद वो बंटवारा ना हो। लेकिन यह योजना असफल हो जाती है और इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। ऐसे ही एक और फार्मूला आता है 1945 के ही दौरान जिसे आप CR फार्मूला कहते हैं ना। एक बार डेट्स को थोड़ा चेक कर लीजिएगा। CR फार्मूला जो कि चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी द्वारा आया हुआ था, वो भी एक तरह की योजना ही थी ताकि भारत पाकिस्तान ना बटे और एक संविधान पर सहमति हो जाए। परंतु वह भी जो है CR फार्मूला भी सफल नहीं होता है। उसके बाद जब अंग्रेजी सरकार वहां पे उदारवादी सरकार बन जाती है, उन्होंने कह दिया कि भारत को हम जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि अब भारत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो है नहीं अंग्रेजों के लिए, इसलिए जितना जल्दी है बेहतर होगा कि अंग्रेज भारत छोड़ दें, क्योंकि अब भारत जैसे बड़े उपनिवेश को चलाना अंग्रेजों के लिए समस्या थी। क्योंकि कोई भी अगर देश एक युद्ध लड़ता है तो वो कहीं ना कहीं 20 वर्ष तक पीछे चला जाता है। और आप अगर देखें तो 1914 से 1918 तक एक युद्ध लड़ चुका है ब्रिटेन। उसके बाद 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ चुका है। और इस तरीके से बहुत वित्तीय हालत खराब हो चुकी है अंग्रेजी सरकार की और वहाँ के देश की। तो जितना जल्दी हो सके भारत को उसका संविधान दे दो और भारत का संविधान दे करके भारत को आजाद कर दो। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि इस बात का विरोध अब ब्रिटेन में भी होने लगा था, ठीक है, कि आपको यह करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजों ने जल्दबाजी में ही 1946 में भारत में एक मिशन भेजा जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। 3 सदस्यों का यह मिशन है जिसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य हैं और AB अलेक्जेंडर इसके सदस्य हैं। 3 सदस्यों की एक कमेटी भारत आती है जिसका उद्देश्य होता है भारत में एक संविधान सभा का गठन करना। ये जो कमेटी आई हुई है, कैबिनेट मिशन आया हुआ है, उस समय उदारवादी सरकार के जो लीडर हैं क्लीमेंट एटली साहब हैं, जिन्होंने चुनाव के बाद कहा था कि हम भारत को जो है जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे। लेकिन जल्दी भारत को आज़ाद करने के लिए उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा और कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य था कि जल्दी से संविधान सभा बना दी जाए और संविधान सभा बना करके भारत को आज़ाद कर दिया जाए। और इसी की सिफारिश पर जो है हमारे देश में एक संविधान सभा बनती है जिसमें कुल 389 सदस्य रखे जाते हैं, 389, जिनको 2 अलग अलग जगह से लिया जाता है।
एक 296 लोगों को चुना जाता है। अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा जनसंख्या के आधार पर 10 लाख लोगों पर एक सीट का निर्वाचन होता है ब्रिटिश प्रांत से। और कुल जो है वो 93 सीटें ऐसी होती हैं जो देसी रियासतों से मनोनीत की जाती हैं। अगर 296 जो चुने जाते हैं उनको भी कैटेगराइज करना हो तो 4 चीफ कमिश्नरी से आते हैं और 292 जो है वो प्रांतों से आते हैं। इसलिए भारत में संविधान सभा 389 सीटों की बनती है। आगे चल करके जब असहमति हो जाती है और भारत की संविधान सभा अकेले संविधान भारत पाकिस्तान का नहीं बना पाती, विवाद के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आते हैं तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट 3 जून योजना प्रस्तुत कर दी और उस 3 जून योजना के द्वारा भारत पाकिस्तान विभाजन योजना प्रस्तुत हो जाती है, जिसके तहत स्पष्ट लिख दिया जाता है कि ब्रिटिश भारत 2 भागों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। और जितनी भी देसी रियासतें होंगी 565, उन्हें स्वतंत्रता होगी, या तो वो भारत के डोमिनियन में आ जाएं या तो पाकिस्तान के डोमिनियन में आ जाएं, और या तो अपना खुद का संविधान बना करके अलग देश घोषित कर लें। तो इस प्रकार से 3 जून योजना के पश्चात जो है वह स्पष्ट हो जाता है कि भारत पाकिस्तान विभाजित होगा। अब इस तरीके से एक अलग संविधान सभा बनेगी जो पाकिस्तान की होगी। और जब अलग संविधान सभा बन गई तो हमारे पास जो 389 संविधान सभा के सदस्य थे वो मात्र 299 ही बचते हैं। बाकी लोग पाकिस्तान की संविधान सभा में चले जाते हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी बात और याद रखिए कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है तो संविधान पर भले ही 299 लोग थे, लेकिन उस पर केवल 284 लोग ही सिग्नेचर करने आते हैं। 15 लोग किसी गठजोड़ में पड़े हुए थे, या जो भी कारण हो, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए, एक प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। पूछा जाता है संविधान सभा या संविधान निर्माण में कितनी महिलाएं थी? 12, 13, 14, 15 या 16? विकल्प में इन्हीं चारों में से उत्तर देना है। नहीं पता तो खोज के बताइए, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता दीजिए, ठीक है, कि कब कितनी महिलाएं जो थी वो यहाँ पे थी। तो मैंने बता दिया 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आए और उन्होंने जो है सारी योजना दे दी। 3 जून योजना जो है वो प्रस्तुत कर दी। अगर अंतिम वायसराय के रूप में देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, लेकिन अगर कहा जाए स्वतंत्र भारत के पहले और हमारे भारत के अंतिम वायसराय तो वो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात करी, अपने आप को आज़ाद करने की बात करी, हमने अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को स्वीकार करी और तब से भारत जो है एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में है। इस वर्ष 2024 में जो आप 15 अगस्त मना रहे हैं वो 76 वर्ष पूरे होने पर 77वां स्वतंत्रता दिवस आप मना रहे हैं, ठीक है। तब से भारत निरंतर जो है वो अपने दिन प्रतिदिन अपने ग्रोथ पर लगा हुआ है। हर एक समय हम स्वतंत्रता दिवस की अलग अलग थीम लगाते हैं और थीम कुल मिलाकर के 2015 से 2024 तक की थीम एक अलग से वीडियो में हमने बनाई हुई है। 10 मिनट का वीडियो है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इस पूरी स्थिति को आप समझ गए होंगे और निश्चित तौर पर आप इस बात से परिचित हो गए होंगे कि कितने ऐसे डॉट्स हैं जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? 1947 से, और उधर पीछे जाते हुए हम लोग देखें तो हमने आपको ये समझाया है कहाँ से? 1857 की क्रांति से। तो 1857 की क्रांति से जितनी भी परीक्षा उपयोगी बातें हैं, आपको जानने योग्य बातें हैं, वो अच्छे से हमने समझाने की कोशिश करी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, 2 लाइन लिखिएगा। सलाह देना हो तो वो भी दे दीजिए, प्रशंसा करनी है तो आप कर सकते हैं। हम लोग लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे और आपके लिए एजुकेशनल वीडियोज़ पर भी काम करते रहेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं और हमारा तिरंगा नित नवीन तरीके से जो है वो दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छूता रहे और हम सभी एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में दिन प्रतिदिन जो है उन्नति की तरफ बढ़ते रहें। चूँकि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपको ये दिया जा रहा है, इसलिए हमारे पूरे TCS कोचिंग, TCS पाठशाला परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके स्वतंत्रता दिवस की। आप इसे एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में केवल जाने ही ना, आप इसे मनाएं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आसपास हो रहे कहीं पर भी सेलिब्रेशन में जाएं, शामिल हों और सहभागी बने। ये आज़ादी उतनी सरल है नहीं जितनी सरलता से आज हम लोग बात कर पा रहे हैं। यह आज़ादी बहुत कठिन परिश्रम से मिली है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। जैसे आप अपने त्योहारों को मनाते हैं उससे ज़्यादा वरीयता आपको
ऐसे राष्ट्रीय त्योहारों को दिया जाना चाहिए। ये बहुत बहुमूल्य है। आज तो बात कर पा रहे हैं, एक समय है आप अगर झंडा अपना लेकर के आगे बढ़ते थे तो आपका क्या कहते हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था और आपको जेल भेज दिया जाता था। ये जो आज़ादी आपको आज मिली है ये इतनी बहुमूल्य है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत सारे माएँ हैं जिनके बेटे शहीद हो गए, बहुत सारे ऐसी बहनें रही जिनके भाई गए और शहीद हुए, वापस कभी नहीं आए। तो इस तरीके से ये जो बहुमूल्य चीज़ आपको मिली है इसके महत्व को भी समझना बहुत ज़रूरी है और इसे बनाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। सतत विकास तभी संभव है जब आपको जो मिला है उसको बेहतर करके किसी अगले को दें, ना कि उसे खराब करके। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप YouTube पर TCS पाठशाला सर्च करिए, आपको चैनल मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर TCS पाठशाला सर्च करेंगे, वहाँ पर भी आपको चैनल मिल जाएगा। रोज़ शाम को करंट अफेयर्स के कुछ संकलन जाते हैं, वो आपकी परीक्षा में बहुत फ़ायदेमंद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।